देखो आपका जो है आज भारतीय राज्य व्यवस्था की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग। क्लियर। पहली बात तो ये कि ये आपका जो है पहला दिन कोई भी सब्जेक्ट का होता है, ये नहीं शुरू धुआंधार शुरू कर दिया। धुआंधार से कोई मतलब नहीं होता। तो भी धुआंधार करने लगे, हम भी धुआंधार शुरू करें। क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ तक क्या पढ़ना है, कोई पता ही नहीं है। ठीक है। तो प्लान ये है कि हम लोगों के पास वक्त बहुत कम दिया गया है। ठीक है। तो आपको इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा पढ़ना है कि इससे आपको अधिकांश नंबर निकालने हैं। जैसे आप मैथ पढ़ते हो, क्या जीएस में क्या पढ़ते हो, जो आप मैथ सब्जेक्ट में, अदर सब्जेक्ट में मैथ पढ़ते हो, नंबर सॉलिड होता है। मैथ में क्या होता है, नंबर सॉलिड है। उसी तरीके से जो आपका इंडियन पॉलिटी में ये वाला जो सब्जेक्ट है, क्या सॉलिड नंबर। मतलब ये कहने का मतलब यदि 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो 20 क्वेश्चन क्या है आपका, 20 क्वेश्चन में 18-19 तक आप क्या है कर ले जाएंगे। समझ विकसित है पॉलिटी की, तो ये खासियत है पॉलिटी में। आप हिस्ट्री में इतना स्कोर नहीं कर पाएंगे, आप साइंस में नहीं कर पाएंगे। इन्वायरमेंट है वो सॉलिड नंबर देता है, ये देता है। और ये हमारा एक्सपीरियंस बता रहा है, हम जिससे गुजरे हैं, हम खुद एक्सपीरियंस अपना बता रहे हैं। ठीक है। क्या है मामला, जैसे हम जब मेंस दिए, ठीक, हालांकि हमारा मेंस में नहीं हो पाया इस बार है 23 वाले में, लेकिन दिए थे हम। तो उसमें जो हम जब गुजरे, हम खुद ही मेंस दिए, तो हमको हमने जो स्कोर किया वो आपका पॉलिटी, और पिछली बार भी 22 का मेंस दिए थे, उसमें भी हमने किसमें स्कोर किया था, पॉलिटी में। समीक्षा अधिकारी का भी मेंस हमने दिया है पिछला वाला, तो उसमें भी हमारा क्या रहा था, इंडियन पॉलिटी। तो हमारा एक्सपीरियंस बताता है कि आपको इस विषय पे क्या होनी चाहिए, पूरी पकड़ होनी चाहिए, आपकी समझ पूरी विकसित हो। अब पॉलिटी में भी बात उठ रही है, कहाँ पे क्या आपको चीजें इंपॉर्टेंट है, सिलेबस से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं, फिर अपने टॉपिक वगैरह पे आएंगे। जैसे जब समय कम है तो आप पॉलिटी किस तरीके से देखो, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था किस तरीके से हम लोग देखा जाए कि एक जो है स्टार्टिंग जो इसकी कहाँ से करें, पूर्णता से संवैधानिक विकास से करें। किससे करा जाए इसको, संवैधानिक विकास। तो इससे एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। एक क्वेश्चन हर, जब पेपर शिफ्ट का देखोगे, प्रीवियस ईयर का देखोगे, प्रत्येक वर्ष का देखोगे, तो 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम किससे मिलते हैं आपको, संवैधानिक विकास से मिलते हैं। क्लियर। फिर आपको ये टॉपिक में संवैधानिक विकास जब आप पढ़ोगे तो 2 स्तर पे पढ़ते हैं संवैधानिक विकास को। एक आप स्तर पढ़ते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, उस समय कौन से अधिनियम आए, उसमें इंपॉर्टेंट क्या रहा। ठीक है, एक ये रहता है। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा जो है ब्रिटिश ताज, कौन सा रहता है, ब्रिटिश क्राउन बोल लीजिए, ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के जो है आपका शासन रहा। ठीक, उस समय कौन से आपके कानून बने, अधिनियम है। क्लियर क्लियर। फिर क्या होता है, यदि इसमें आपको देखो 2 डिवाइड हो जाता है। ये जब रहेगा, जब तक ये रहेगा तो गवर्नर जनरल बोल देंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, गवर्नर। जब यहाँ से शुरू हो जाएगा तो वो चीज कितने हो जाएगी, वायस। क्लियर। तो उसके संबंध में आपसे क्वेश्चन अच्छे पूछता है। नॉर्मली क्वेश्चन आ सकते हैं और अच्छे लेवल क्वेश्चन आ सकते हैं। और खासकर जब आप उसको पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी आए थे, और कुछ अधिनियम इसमें भी जिसपे क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे इसमें खासकर एक अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1990, और एक गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। दो बहुत से क्वेश्चन आते हैं, घुमावदार आते हैं। ठीक, पढ़ते तो सब है। 1909 भी पढ़ोगे, मार्ले मिंटो वाला है वो, चैम्सफोर्ड भी पढ़ोगे तो 1919 का ही हो गया, वो सब है। लेकिन जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट, इधर का जो आपका इंपॉर्टेंट पढ़ोगे शुरुआत वाला 1773 1784, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर 1830 का बहुत इंपॉर्टेंट, 1833 वाला भी इंपॉर्टेंट। ये 4-5 इधर के इंपॉर्टेंट, 2-3 इधर के, उनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्लियर। फिर जो हम लोग देखे आगे चल के 4 से 5 क्वेश्चन मैंने देखे उस तरीके से आते हैं, वहां से सेगमेंट देता ही देता है, उनको जरूर आता है उस क्षेत्र से। आर्टिकल 1 से लगा के आर्टिकल 51 का ए तक, ये आर्टिकल से जरूर ऐसा कोई पेपर बन ही नहीं सकता जो देगा नहीं। यहाँ से यहाँ तक 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी 4 से 5 मिल जाते हैं इसी रेंज में, आगे देता ही नहीं। बस बात ये है कि कायदे से पढ़ा कि नहीं। अब मैं पूछ लूं, जो है आर्टिकल 43 का बी किससे संबंधित है, ठीक है,
43 का बी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी संबंधित है, सहकारिता संबंध से। ये आया था पीसीएस 22 में, इसका मिलान आया था, वहां पे 43 का ए लिख दिया था उसके आगे। तो इतना पता होना चाहिए बारीकी से, समझ रहे हो 51 आर्टिकल तक कैसे पता हो। यहाँ पर उसको क्या लिखना चाहिए था, बी, उसके आगे कूट में लिखा था सहकारिता, तो सहकारिता से तो कौन सा है, उसके आगे लिखा था उसने उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी, मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर इन इंडस्ट्रीज, ठीक है। जो ये सब मैनेजमेंट जो कह सकते हैं, जो उद्योग होंगे उसमें किसका पार्टिसिपेशन हो, लेबर्स का, श्रमिक का, वो वाला कौन था, वो 43 का ए था, उसने लिखा था उसको किसमें, 43 के बी में। मतलब समझ रहे बात को, मतलब आपको 1 से लेके आर्टिकल 51 ए तक बहुत बारीकी से पता होना चाहिए, क्योंकि सहकारिता मंत्रालय नया मंत्रालय बना है, अमित शाह इसके क्या है, केंद्रीय मंत्री है, तो सहकारिता से पूछा जाता है। इसका संविधान संशोधन एक एग्जाम में आया था, ठीक है, कब जो सहकारिता को जोड़ा गया, किसके संविधान संशोधन जोड़ा गया था सहकारिता को, बताइए। सहकारिता जो है कौन से अमेंडमेंट द्वारा सहकारिता को जो है इसमें जोड़ दिया गया, 43B बना दिया गया। कोई बात नहीं, सब तैयारी होगी। 97वां संविधान संशोधन 2011, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 है, ठीक है। तो ये छोटी चीजें हैं। चलिए अब हम लोग देखें, जो एक तो टॉपिक है संवैधानिक विकास हो गया, फिर अगला टॉपिक मैंने लिखा है आर्टिकल 1 से आर्टिकल 51 का ए तक। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात जैसे हैं, क्या इंपॉर्टेंट बातें, जैसे आप इसमें जब पढ़ोगे तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र मतलब जो है आपका सेंट्रल आता है और आपका स्टेट है, रिलेशन, ठीक है। फिर आइए जो आपका राज्य क्षेत्र, ये आपका जो आर्टिकल है, मतलब स्टेट है और यूटी, जो आप यूटी नहीं, स्टेट है और सेंट्रल, इसका जो एरिया है इसके बारे में जो लिखा गया है वो किस आर्टिकल से, इससे भी क्वेश्चन बनता है, 1 से लगाकर आर्टिकल कितने तक है, 4, ठीक है। बताइए, इससे क्वेश्चन बहुत एक अच्छा से स्टेटमेंट टाइप का देते हैं, किसी भी राज्य, कोई भी स्टेट होगा, थोड़ा इंग्लिश हिंदी समझ जाइएगा, मैंने समझना जरूरी है, इंग्लिश में खूब पढ़ लो चाहे हिंदी में पढ़ लो, समझने दोनों में नहीं तो बेकार है। इंग्लिश अब जैसे हमारे सामने इंग्लिश का क्वेश्चन आ जाएगा तब भी हम अंडरस्टैंडिंग हमको पता होगा तो कर ले जाएंगे, नहीं पता होगा खुद सेंटेंस समझ रहे हैं अंदर अंदर नहीं कर पा रहे, वो बस समझ विकसित है लेकिन ये नहीं विकसित है, क्या वहाँ है वहाँ से टैली नहीं कर पा रहे। जैसे कहने का मतलब समझा जा सकता है कि कोई भी राज्य उसकी सीमा में परिवर्तन करना, उसकी बाउंड्री में क्या करना हो, चेंज करना हो, ठीक है, उसके नाम में परिवर्तन करना हो, क्लियर, क्या कर सकते हो, उससे अलग कोई राज्य बनाना हो, ठीक है, या 2 स्टेट से मिलाकर क्या कोई राज्य बनाना हो, स्टेट बनाना हो, नया स्टेट बनाना हो, ये सब संसद को पावर दी गई है, ठीक है। किस आर्टिकल के थ्रू ये पावर मिली है, किसमें है, बताइए, आर्टिकल 2 में, ठीक है, तो किसमें है बताइए। एक कंडीशन आ रही है, नए राज्यों का प्रवेश हो रहा है, बताइए, नए राज्यों का प्रवेश हो रहा है, वो किस आर्टिकल में है, ठीक है, तो तुम लोग अभी से कंफ्यूज हो, बताइए ये सब किसका विषय, ये कौन सा टॉपिक है, ये संघ एवं राज्य क्षेत्र का टॉपिक है, समझ रहे हैं कि नहीं। इससे ये फेवरेट क्वेश्चन, देखो हर एक टॉपिक में कुछ चीजें कंफ्यूजन है, वही चीजें वो उठाएगा, क्लियर। तो आपको 1 से 4 तक वाले इसको दिखा है नहीं कि सीधे एग्जाम हॉल में वो देख रहा है। फिर आइए एक आपका टॉपिक है इसके बाद नागरिकता, ठीक है। अब नागरिकता में क्वेश्चन बनता है, हमने देखा है टेस्ट सीरीज सॉल्व करते थे, टेस्ट सीरीज में देखा है कि वो क्वेश्चन देता है कि जो भारत से पाकिस्तान में, पाकिस्तान से भारत आए उनकी नागरिकता के संबंध में आर्टिकल अलग दे देता है, ठीक है। प्लस क्या आएगा कि नागरिकता का संबंध जो होगा उसमें संशोधन कैसे किया सकता है, ये संसद को पावर दी गई, ये किस आर्टिकल में, नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है, ये भी, ये सब आर्टिकल किस रेंज में आ जाएंगे, 5 से 11, ये सब पढ़ाना है, मतलब बता रहा हूँ उसके परिचय, तभी मैं अंदर नहीं बता रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से पुट हुए हैं, जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो इससे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। फिर आ जाइए जो है अगला टॉपिक इसी में, अब जो आपका कौन है, आर्टिकल कौन शुरू हो रहा है, 12 से 35, ये कौन है इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स जो है, FR, फंडामेंटल राइट्स। तो इससे तो क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता पेपर में, प्रश्न इससे बना ही ना, मतलब अब आप जो है इसको कायदे से पढ़ के नहीं है तो एक क्वेश्चन अपना पहले से क्या कर रहे हैं, पिछले पीसीएस में आया था आर्टिकल 20 का 3 पूछा था, पूछेगा तो जबरदस्त पूछेगा, ये जान लीजिएगा,
अब ये थोड़ी पूछेगा तुमसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें दिया है, बस सीधे तुम बता दो 25, ठीक है, ऐसे नहीं। आपसे पूछेगा तो कुछ अंदर का सब पार्ट पूछेगा, 20 का 1, 20 का 2, 20 का 3 पूछा था। जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होती है, जो स्वयं गवाही के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाता है, ठीक है, स्वतः गवाही के लिए, तो उसका आर्टिकल पूछा था, ठीक है। 20 का 3rd है, ठीक है, मतलब ऐसे घुमावदार कुछ चीज पूछेगा, क्लियर। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, लगा के आर्टिकल 12 से लगा के। इसका एक आर्टिकल बहुत फेमस है, एक क्वेश्चन आता है संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन किया जाता है तो किसके तहत जो है वो कानून निरस्त किया जा सकता है, तो किस आर्टिकल में पावर दे दी गई? आर्टिकल 13। कौन है? आर्टिकल 13। तो ऐसी भी चीजें जो है इंपॉर्टेंट यहाँ से बनती हैं। अब आप जैसे इसको ही तोड़ के पढ़ रहे हो, अब मान लीजिए इसको ही तोड़ के पढ़ रहे हैं हम लोग, तो आर्टिकल 12, 13 तो हो ही गया, उसमें कोई मतलब नहीं है इतना। आपका कौन आर्टिकल 14 से आर्टिकल कितने तक है? 18 तक। ये किसकी बात करते हैं? समता की बात कर रहे हैं। कभी कभी समता में पूछता है नकारात्मक हिस्सा कौन है और उसका सकारात्मक कौन है। केवल जो है विधि का समान संरक्षण से काम चल जाएगा। फिर एक कहा जा रहा है विधि का एक समान संरक्षण है, और फिर क्या है? क्या है? दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक आता है सभी के लिए क्या समान संरक्षण, एक क्या है विधि के समक्ष सबकी समता है। देखो दोनों में अंतर है। यदि हम समान संरक्षण की बात कर रहे हैं, एक समता की बात कर रहे हैं, मतलब समान संरक्षण तब तुम लोग कहोगे जब सबके पास कंडीशंस क्या हो, बराबर हो। तो रिजर्वेशन भी देखा जाए 14-15 ही से बन रहा है। रिजर्वेशन किससे बन रहा है? खासकर 15 से बन रहा है। किससे बन रहा है? 15 से। तो इसमें कहा गया कि पहले आप क्या कीजिए, उसको बराबर कीजिए, उनको बराबर स्तर तक लाइए, तब क्या कीजिए, तब समानता कीजिए। तो सब यहाँ पे बातें जो पढ़ाएंगे तो डीपली इसको बताएंगे, थोड़ा सा मतलब जल्दी भी पढ़ाएंगे लेकिन फिर भी पढ़ाएंगे उसके अंदर, ठीक है। फिर आ जाइए, फिर आपका आर्टिकल इंपॉर्टेंट, इसके बाद 19 से कहां तक आर्टिकल कितने तक आता है आपका? 22 तक। ये किसका मामला है? फ्रीडम का, क्लियर। अब इसमें से आप पढ़ोगे तो आपसे नॉर्मल क्वेश्चन जो पूछना होगा तो पूछ लेगा, लेकिन वो 19C पूछेगा, 19E पूछेगा, 19G पूछेगा, मतलब आपसे कुछ इसके अंतर्गत ही पूछेगा। मतलब आपसे कोई जरूरी नहीं है कि 19 वाला ही पूछे। 19 की जो सब पार्ट है इससे जुड़ा हुआ, या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है कि जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, तो प्रतिबंध है। ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता आपको जो है जो मन हो स्वतंत्रता में आग लगा दो, ऐसा थोड़ी कि जो मन हो बोलने लगोगे। कहा गया इसमें से 19 का फर्स्ट कहा गया है कि बोलने की जो स्वतंत्रता है, लेकिन जो मन हो बोलने की स्वतंत्रता। ऐसे कहीं जब चिल्लाने लगो, गाली पकड़ी करने लगो, फिर कहो कि हमें तो क्या है उसकी, ये हमारा जो है फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट के तहत इसके जो हमको नहीं इसकी बात हमारी पूरी की गई तो हम कहाँ चले जाएंगे? कोर्ट में चले जाएंगे, क्योंकि न्यायालय में ये जस्टिसिएबल है। न्यायालय में ये क्या कह सकता है, इस पर जो है कोई निर्णय आ सकता है, ठीक है। तो ये नहीं है, आपके लिए इसे रेस्ट्रिक्शन भी किए गए, नैतिक सदाचार की बात की गई। ऐसा नहीं कि आप जहाँ से मन हो रहा है बैंड बाजा बजा रहे, किसी को प्रॉब्लम है वहाँ पे कान की दिक्कत हो, कह रहे नहीं हमारे रिचुअल से जो है 120 डेसिबल से नीचे जो है हम लोग म्यूजिक नहीं बजा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उसको डॉक्टर ने मना किया, जो 80 डेसिबल तुम्हारे ऊपर गई तो कान के पर्दे फट जाएंगे, तो वहाँ पे क्या है, तो आपका ऐसा भी स्वतंत्रता नहीं है। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। कोर्ट की अवमानना, जो कोर्ट का कोई डिसीजन आता है हम इसको नहीं मानते हैं, ठीक है, हम इसको सिरे से खारिज करते हैं, ठीक है, और कहीं ऐसा स्टेटस इत्यादि तुमने लगा दिया, किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो क्या आ जाएगा, कोर्ट की अवमानना के अंतर्गत। जब आप डीपली पढ़ोगे तो कोर्ट की अवमानना दो तरीके से होती है, इस पे क्वेश्चन आया था। एक होती है सिविल वाली, एक होती है कौन सी, जो है क्राइम, मतलब दीवानी अवमानना, और कौन सी होती है, फौजदारी अवमानना। दो अवमानना भी है, उसको भी थोड़ा देखोगे, क्लियर, कैसी कौन होती है। क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं, जब बनते हैं तो रहेगी वही चीज जो आप पढ़ रहे हो, लेकिन उसके अंदर का जो आप नहीं पढ़ रहे हो वही प्रश्न बनाता है। और हमने तो देखा जब कूट जो नहीं होता मैच दी कॉलम, तो उसको पहले से पता होता है एग्जामिनर को ये दो कूट जो है क्या है, ये सब बना लेगा, दो ऐसा रखेगा, दो ऐसा रख देगा कि तुम जो फंस जाओगे। वो लग रहा है एग्जामिनर पहले से कई बार एग्जाम दिया होगा, ठीक है, इसने प्रॉब्लम्स पाई होगी, तो कहीं यही प्रॉब्लम हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। बहुत बड़ा बिल्कुल लग रहा है एक एक प्रश्न के लिए 20-20 मिनट 30-30 मिनट दिए जा रहे हैं आपको, क्या करने के लिए, उस ट्रैक में फंसाने के लिए, ठीक है। आप बहुत अच्छा लगा वो दो मिला ले गए, फिर तो ऐसे दिए ऑप्शन जीवन में तुमने उनको सुना नहीं। अब वहीं पे क्या हो गया, 50-50 पे फंस गया। अब जिसका वहीं पे बन गया वो आगे निकल गया, यहीं पे बिगड़ गया,
नॉलेज सबको, नॉलेज रियल में उसको भी था जो नहीं कर पाया था उसको भी, ठीक है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाँ, अब पहले अच्छा ऐसा नहीं होता था, पहले के पेपर में मतलब वही चीजें इतना कोई दिमाग नहीं लगा था। अब जो है सब नई टीमें सब बन रही हैं हर चीज के लिए, तो जो बना रहे हैं चीजें तो बड़ा कॉम्प्लिकेट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, चीज वही देंगे, सिलेबस से ही पेपर आया है, इस पेपर सिलेबस से आएगा, बस बदल जाएंगी चीजें अंदर जाके, ठीक है। फिर आइए आर्टिकल, अब मैं कहूंगा कि 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे आर्टिकल 1 से 51 तक। तुम भी को सर ने तो बिल्कुल कहा था, सर की बात बिल्कुल सही है, आए, लेकिन जो आए उसका अंदर का लेवल जो था क्या था, एक जगह। और बच्चों ने कहा कि मूल अधिकार का जो जनरली तुमने कहा मूल अधिकार से क्वेश्चन 3 आए, पेपर तो इसका बहुत बढ़ गया था, 3 तो मूल अधिकार इसने तुमने कर लिए होंगे। फिर कोई ये क्वेश्चन है, देख लो थोड़ा सा मूल अधिकार के बारे में, ठीक है। वो मूल अधिकार को बस वही समझ रहा है, आर्टिकल 12 ये कह रहा है, आर्टिकल 13 ये कह रहा है, 14 ये कह रहा है, 15 ये 15 कह नहीं रहा, उसके अंदर क्या कह रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। हाँ आइए, अब जो है आपका 23 से 24, आप मान लीजिए ये किसके संबंध में, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ये नहीं देगा मौका लगा, अब कह रहा है बंधुआ मजदूरी अधिनियम, समझ जो आपका जो है लेबर फोर्स जो आपका एक्ट आया था, वो जो है बंधुआ मजदूरी अधिनियम, लेबर फोर्स एक्ट, इससे कहेगा जो भारतीय संविधान में आर्टिकल 23 दिया है, इसके अंतर्गत बंधुआ मजदूरी पर निषेध है, बलात्कार पर निषेध है, मतलब फोर्सफुल लेबर पर इसमें पूरी तरीके से क्या है, रेस्ट्रिक्शन है, इसमें बात की गई। अब वो कह रहा है ये इसके तहत कौन सा अधिनियम जो है आया था, अधिनियम कह रहा है, वहां पे लिखेगा बंधुआ मजदूरी अधिनियम, और उसमें लिख देगा 1976, 1985, 1990 और 1993। तो आपको बंधुआ मजदूरी अधिनियम पता होना चाहिए ना, तभी तो क्या कर पाओगे, लगा पाओगे। तो ये अधिनियम भी इनसे जुड़े हुए पता होने चाहिए। फिर मैंने क्वेश्चन ये भी देखा इस पे, ये जो जानते हो 24 बलात्कार जो है बच्चों के लिए जो है जोखिम कारखानों में रिस्की जो है जगहों पे काम करने पर क्या रिस्ट्रिक्शन, क्लियर। तो ये भी बात आ रही है। अब उस पे दे देगा, कभी कभी एज पूछ लेते तो जनरली बच्चे कर ले जाते हैं। एक दिन में क्वेश्चन देख रहा था प्रीवियस में, कह रहा था कितने जो है ये पूरी बात थी और लिखा कितने आयु से कम बच्चों के लिए जो है ये रोक लगाई गई है, 14 साल जो है 14 ईयर से नीचे, क्लियर। फिर आ जाइए हम लोग जो इसके बाद वाला आर्टिकल जैसे देखते हैं 25 से आर्टिकल 28, ठीक है, आर्टिकल 25 से 28, इसमें भी धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन उसमें कहेगा सिखों को कृपाण धारण करने की जो है अनुमति मिली है, वो किस जो है आर्टिकल के थ्रू है, 25 के थ्रू, किसकी तरह है, हाँ 25 में ही ये किसका है, कृपाण धारण करने की क्या उनको अनुमति है। अब देखिए फिर वो घुमा देगा कि धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत किसी भी लाइन सेंटेंस बना के देगा, किसी भी धन इत्यादि के माध्यम से धन परिवर्तित करा सकते हैं, ये सही है क्या, ये धार्मिक स्वतंत्रता में आता है। किसी भी धर्म को आप जो है मानोगे, लेकिन अपने अंतःकरण से, किससे होना चाहिए, अंतःकरण से, ना कि किसी भी प्रलोभन इत्यादि। जैसे खासकर एसटी जो कास्ट होती है, एसटी, उसमें क्वेश्चन आता है एसटी में कई बार कि एसटी का संबंध है, ये कई प्रीवियस ईयर में जब आप टेस्ट लगाओगे तो मिलते हैं क्वेश्चन, कहा रहा एसटी का संबंध है धार्मिक रूप से, फिर पहला लिखा हिंदू धर्म से, लिखा बुद्ध धर्म से मतलब बौद्ध धर्म से, फिर लिखा मुस्लिम धर्म से, फिर लिखा धार्मिक तटस्थता, मतलब कोई नहीं, मतलब नो जो है रिलीजन, कोई मतलब रिलीजन से उनका नहीं। तो बताइए कौन सा विकल्प लगाओगे, ये क्वेश्चन है जब उठाया यहीं से उठाया गया है, धार्मिक तटस्थता है, एसटी के लिए क्या रखा गया है, धार्मिक तटस्थता। बहुत सारी जनजाति है, महासिर जनजाति है, वो इस्लाम धर्म को मानती है, लेकिन कभी भी ये नहीं लिखा था महासिर जनजाति का संबंध किससे है, उनकी पहचान इस्लाम धर्म से है। बल्कि जब डीप में पढ़ोगे उनके कल्चर के बारे में तो मानते किसको है, वो इस्लाम को मानते हैं। थारू है, हिंदुइज्म की ओर उनका झुकाव है, थोड़ा बहुत बुद्धिज्म की ओर है। तो ये चीज अब यहीं पे एससी आ जाए तो मैटर अलग है, तो धार्मिक तटस्थता वाला मैटर उसमें नहीं है। तो कहने का आप क्वेश्चन अब बच्चा ने पढ़ा और क्वेश्चन क्या आ रहा है वो आ रहा है, तो कहो ये पहली बार हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये क्या सिस्टम है, ये मतलब ये कोई क्वेश्चन भी है और ये क्वेश्चन है, कई बार टेस्ट जो है टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं उनको मिला भी होगा। हाँ फिर आइए अब देखिए जैसे रिजर्वेशन का भी सिस्टम है, एससी कैटेगरी का रिजर्वेशन है, किस धर्म में नहीं है, क्रिश्चियन में नहीं है, क्रिश्चियन में एसटी का एससी का नहीं है, सिख धर्म में एससी का रिजर्वेशन है। बाय द वे सिख जो है बाय द वे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने क्या किया, कोई भी प्रलोभन देके एसटी का कन्वर्ट करा लेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एसटी के मामले में धार्मिक क्या है, तटस्थता है। लेकिन एससी में ये चीज देखो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीजें नॉलेज होना चाहिए आपको, केवल आपको हवाबाजी नहीं होनी चाहिए।
अभी वो घुमाता है, क्वेश्चन आता है इस पे, घुमा देगा, इस पे गोल गोल घूम जाओगे, ये सही में नॉलेज नहीं है। अब मान लीजिए एससी कैटेगरी का है सपोज है, अब उसने क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लिया और फॉर्म में धोखे से किस पे टिक लगा दिया, हिंदू की जगह पे क्रिश्चियन पे, तो उसका मैटर क्या हो जाएगा, एससी का रिजर्वेशन उसका क्या लग जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब वो लोभ में, मकान के, दुकान के जो भी लालच में वो बंद हो गए, लेकिन उस अबोध व्यक्ति को ये नहीं पता था कि ये हमारा सबसे बड़ा जो हमको रिजर्वेशन का अधिकार सरकार देती है वो हमारा चला जाएगा, वो उसी में चला गया। अब उसकी मान लीजिए वो उसने आगे नहीं बढ़ा, लेकिन उसकी अगली पीढ़ी होती चली गई, उसने क्रिश्चियन को बोला था, तो उसको क्या लाभ मिलेगा। तो ये अज्ञानता वजह से भी बहुत चीजें, ये मिशन लेकिन सब जानता है, ये जो मिशन जानता होगा कि ये चीज क्या है, ये आगे हम अपना तो धर्म बढ़ा रहे हैं लेकिन क्या नहीं कर रहे हैं, उनको हम रिस्क में डाल रहे हैं। क्लियर, तात्कालिक लाभ मिल रहा है लेकिन रियलिटी में जो लाभ मिलना चाहिए दूरगामी वाला वो कैंसिल हो रहा है। अब सिख में है, सिख में धर्म को कोई मानता है, कोई दिक्कत नहीं, सिख धर्म में एससी का है रिजर्वेशन। क्लियर, ये सब चीजें हैं, सब धर्मों के लिए नहीं है। इस्लाम में भी एससी का रिजर्वेशन नहीं है, ओबीसी का रिजर्वेशन है। ठीक है, सब चीजें बनाई गई हैं, ऐसे नहीं सब अजरा सा सिस्टम बन गया है। मांग करते हैं धर्म अपने हिसाब से एससी का मांग, लेकिन वो अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही लोग मानेंगे। अब आ जाइए फिर जो हम लोग चले, अब अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, एससी का रिजर्वेशन जो है एक संवैधानिक उपबंध इसके लिए बनाया गया था, एससी कमीशन। क्या बनाया गया था, तो बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा एससी कमीशन बना था। 104 भैया इतना जो है एससी कमीशन जो है, ये क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है, ये सब देख रहे हो, ये सब जो बता रहा हूँ नॉलेज में रखिएगा, सब चीज बता रहा हूँ मैं। कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एससी कमीशन, एससी कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पहली बात तो ये। और ये कब बना एससी कमीशन, किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया, याद रखिएगा 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, इसको मैं सीए लिखूं, जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा, सीएए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कब है, 2003। ठीक है, इसके द्वारा इसको क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा एससी कमीशन को मिला है। और इससे क्वेश्चन आता है किस आर्टिकल में एससी कमीशन है, 338 में, इसमें कोई बात नहीं, 338 में। क्लियर, और वहीं पर एसटी कमीशन बन गया बच्चों, एसटी कमीशन वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा था, और वो 338 ए बन गया बच्चों। क्लियर, फिर इसी बात पे आगे चल के ओबीसी कमीशन बन गया। कौन बन गया, ओबीसी कमीशन। ठीक है, ओबीसी कमीशन को कौन सा आर्टिकल है, कौन सा संविधान संशोधन था, 102 वाला। ठीक है, 102। ठीक है, कब कब बना ये करंट का है, 2018 का, इतना भी जल्दी नहीं है। ठीक है, तुरंत अभी कल बन गया 2018 का। इसको ओबीसी कमीशन की कैसी बॉडी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कभी कभी आता है, इनमें से बताइए कौन संवैधानिक जो है तंत्र है, ये संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो जान ही नहीं पाओगे कौन क्या है, जिसका संविधान में उल्लेख है वो क्या है, संवैधानिक तंत्र है। ओबीसी कमीशन कब बन गया, आर्टिकल 338 जिसमें बी में। तो ये सब चीजें बेसिक वाली है। कितने सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, प्लस 3 अन्य सदस्य होते हैं। अब देखो ट्रेंड क्या बन रहा है, सदस्यों की संख्या पूछने का, ये भी बता रहा हूँ। 22 का पेपर, 23 का पेपर देखोगे पीसीएस वाला, तो उसमें पूछा गया है वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। बच्चों को मजा आ गया, तो बड़ा सरल है, 280 है। ठीक है, फिर लिखा है वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या 5 नहीं होती है। ठीक है, अब तुमको जो है अगला 4 तो नहीं था, कहीं हमको लग रहा 4, एक अध्यक्ष था, फिर फलाना 4 थे, 3 से, तो अब दिमाग लगने लगा। और जब पीसीएस में पूछा तो आप एक एक क्वेश्चन के लिए बहुत, जो पहली बार पढ़े ऐसे क्वेश्चन कब मिलते हैं जिसमें पूरा कॉन्फिडेंस बन रहा हो, और फिर तुमको जो बनता है उसमें अधूरा हो जाता है मामला, तो और टेंशन में जाते हो। तो उसमें क्या है, अब ये क्वेश्चन की प्रकृति क्या हो गई, जब आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी पढ़ो तो उसके सदस्यों की संख्या को क्या करो, जरूर ध्यान रखो। बात उस क्वेश्चन की नहीं है, बात है इस क्वेश्चन की कि कैसे पढ़ना है। कि अब आयोग क्या कर रहा है, एक लाइन देगा तो लाइन किसकी पूछ सकता है, सदस्यों की संख्या से। तो कितने हैं, एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए वित्त आयोग के जो 4 सदस्य होते हैं किस योग्यता को धारण रखते हैं, ये भी पूछ सकता है। वित्त आयोग का जानते हैं, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन सुना होगा ना, सब लोग पढ़े भी होंगे, किस आर्टिकल में है, 280 है, किसमें है, 280। अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ, मैं जब कहा क्वालिटी पूरी कंप्लीट जो कर दूं, जो कंप्लीट हो जाए, तो आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे तो आप ये जरूर पाओगे कि क्वालिटी में क्वेश्चन 70% फंस रहे होंगे। ये कोई चाहे कोई उठा के जब हमसे पढ़ाओ ईमानदारी पूर्वक, सच बता रहा हूँ, हम खुद अपनी टेस्ट, हम पढ़ाते यहाँ है, लेकिन हम ढेर की टेस्ट सीरीज शुरू कर देते हैं लगाना, हम दृष्टि की लगा लेते हैं,
और हम देखते हैं हमको अदर क्वेश्चन भले समझ आए, लेकिन हमारा जो पॉलिटी का जब आता है तो हम जो है एकदम चौड़े होकर बैठ जाते हैं, तो जानते हैं कि अब हमारा पूरा पूरा जो है और इज्जत के पास है उसमें जो हमारा जाता भी ठीक है, जो हमारे साथ जो भी पढ़ा होगा उसको अंदाजा मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो हमसे पूरी पॉलिटी पढ़ा होगा जो इतना भी खतरनाक हो क्वेश्चन आ जाए लगभग बना ले जाएगा, क्योंकि जो है हमने जो है कई बुक से उसको पढ़ डाला है। जैसे जो पेपर का जो लाइन होती है वो तो हम कहते थे कहाँ से इसने उठाया है, ठीक है, जैसे जान के लक्ष्मीकांत की यहाँ पे इस पेज की लाइन उठा के उन्होंने क्रॉप कर दिया, कहाँ पे डाल दिया है आईएएस में ये क्वेश्चन बना दे टेस्ट में हम बता देंगे, पढ़ने में देगा ना वहां से उन्होंने उठाया है। तो ये चीज कब हो जाती है जब आप ज्यादा बार पढ़ोगे। अब लक्ष्मीकांत को एक दो बार कायदे से पढ़ लेगा तो लक्ष्मीकांत हो गई, आप जो है परीक्षा वाणी की भी लगा लीजिए लोकल स्तर पे, घटना चक्र की भी लगा लोगे, एनसीईआरटी जो 10वें 12वें की है कुछ डिफिनेशन आती है वो पढ़ डालोगे उनकी। फिर जो पेपर बनाने वाला पॉलिटी का बनाएगा कहीं चंद्रमा से कोई किताब लेके तो बनाएगा नहीं, तो क्या है उसी में से बन जाएगा, बस पढ़ कोई नहीं पाता इतनी मोटी देखते हैं कोई व्यक्ति कहता है लक्ष्मीकांत यही साल भर पढ़नी है क्या, लेकिन जो है कुछ नहीं होता है, पढ़ा जो एक बार होता है वो 5 दिन में रिवीजन कर डालेगा लक्ष्मीकांत का, जो पढ़ा होगा नहीं कर पढ़ा होगा तो दिक्कत। लक्ष्मीकांत की चाहे इंग्लिश में देख लो चाहे हिंदी में देख लो लैंग्वेज दोनों में क्या है काफी हार्ड है, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन की मेन जो है बुक उससे कॉपी किया है, वो चीजें लैंग्वेज जानते ही हो, कोई संवैधानिक कोई भी तंत्र होगा डॉक्यूमेंट होगा उसकी लैंग्वेज क्या होगी कठिन ही होती है। कभी आप कोर्ट का डिसीजन पढ़ के देख लो चाहे इंग्लिश में पढ़ के देख लो चाहे हिंदी में, ना इंग्लिश में तुमको सही से समझ में आएगा, जो इंग्लिश में जब लेके हमको इंग्लिश समझ आता ना हिंदी वालों को शुद्ध अनुशंसा अनुशंसयन पता नहीं क्या क्या लिख देगा जो है, ठीक है चलिए वो वकील ही बता सकता है, वकील इसीलिए प्रोफेशन पढ़ी, वकील जो अच्छे लेवल का है तो उसको पता रहता है। अब आइए जैसे हम क्या कह रहे थे आर्टिकल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 20 से आर्टिकल 30, थोड़ा सा हम बस इंट्रोडक्शन पूरा कंस्टिट्यूट करा रहे हैं, फिर एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, पहला वाला संवैधानिक विकास, ठीक है। लेकिन कोई भी आप तैयारी करो सब्जेक्ट की तो पहले थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, हमने पता ना ये हवाबाजी वाली चीजें फिर शुरू, अगर मान लिया हमने आज पढ़ाया ये फिर कल और पढ़ाया तो यही नहीं जानना सब क्या पढ़ाएंगे कल क्या पढ़ाएंगे क्या इंपॉर्टेंट। अब देखो ये दो आर्टिकल बहुत पूछे आते हैं, ये आर्टिकल क्यों पूछे आते हैं और इसमें से फंसाने वाली चीज पूछता है, जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो मिलेगा। जैसे आर्टिकल 29-30 ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है, समझ रहे हैं अल्पसंख्यक आर्टिकल 29 क्या कहा जाता है, अल्पसंख्यकों का हित किसमें छिपा है, उनकी लैंग्वेज उनका कल्चर उनकी जो मोनिस्क्रिप्ट जो उनकी लिखित जो कह सकते लिपि है, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों के भाषा संस्कृति लिपि इत्यादि का संरक्षण का अधिकार किसमें मिला है उनको आर्टिकल 29। फिर कह रहा है जो आर्टिकल 30 इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्या बताता है, ये जो है क्या कर सकते हैं शैक्षणिक संस्थानों को धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों का क्या कर सकते हैं स्थापना कर सकते हैं, उसका संचालन भी कर सकते हैं, उसका प्रशासन भी अपना उसके अंदर चला सकते हैं, कौन अल्पसंख्यक। और वहां पे अंदर क्या क्वेश्चन आया है कई बार कि अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा भारतीय संविधान में नहीं दी गई है, ठीक है। फिर आएगा यह लिखेगा अल्पसंख्यक शब्द को भारतीय संविधान में वर्णित नहीं किया गया है, मतलब उसको बारे में वर्णित नहीं किया, मतलब जो है अल्पसंख्यक शब्द को स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान में वर्णित नहीं किया गया है। फिर लिखेगा अगले सेंटेंस में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हेतु आर्टिकल 29 निर्धारित है, अल्पसंख्यकों की रक्षा है हितों की रक्षा हेतु आर्टिकल 29 निर्धारित है। तो तुमको दोनों सेंटेंस क्या लग रहे हैं, सही लग रहे हैं क्या? क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आपका जो वनडे को एग्जाम थोड़ी है, आपको नॉलेज उसके अंदर गहन होना चाहिए। मैंने क्या कहा पहली लाइन क्या बताई, ऐसे ही तो मैं थोड़ी कहता हूँ कि टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे तो पॉलिटी का तुम्हें सारे मेरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और बिल्कुल 100% हो जाएगा। मेन बात क्या है, ये लाइन बनाई उसने अल्पसंख्यक का कहा गया स्पष्ट रूप से क्या भारतीय संविधान में वर्णन है, देखिएगा अल्पसंख्यक की बात की लेकिन ये नहीं बताया अल्पसंख्यक कौन, मतलब स्पष्ट परिभाषा दो, ये कुछ भारतीय संविधान में नहीं था। पहली लाइन क्या हो गई तो फिर गलत, लेकिन जो बच्चा पढ़ा नहीं था उसने देखा कि अल्पसंख्यक के बारे में बात हो रही तो कॉमन सी बात अल्पसंख्यक की परिभाषा भी भारतीय संविधान में दी होगी, तो गलत हो गया। दूसरा सेंटेंस बिल्कुल सही है, हितों की रक्षा की बात किसमें की गई है 29 में की गई। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं कंफ्यूज कर देती हैं, क्लियर। अल्पसंख्यक की रियल में परिभाषा किसी ने दी ही नहीं है, बड़ी बड़ी संस्थाएं यूएनओ वगैरह भी नहीं दे पाए हैं, कहीं कुछ बता देते हैं लेकिन स्पष्ट परिभाषा नहीं होती। अच्छा भारत में ये बताया गया है अल्पसंख्यक का आधार बस बताया गया, अल्पसंख्यक भाषा और धर्म के आधार पर, अल्पसंख्यक क्या बताया गया भाषा और धर्म, वहां पे लिखा हो केवल भाषा, फिर लिखा हो केवल धर्म, फिर ऑप्शन सी होगा अल्प जो है भाषा और धर्म दोनों। तो किस पे अल्पसंख्यक भारत में निर्धारित किया गया भाषा, और आपके दिमाग में धर्म चल रहा है, केवल क्या चल रहा है, बस कि पढ़े नहीं हो, बस जनरल जो चलता है माहौल वही पे दिमाग में रहता है, क्लियर। फिर आ जाइए
अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, आर्टिकल 32। इससे जो क्वेश्चन, ये एक ऐसा आर्टिकल है मौलिक अधिकार को भी टच कर रहा है, भारत की न्यायपालिका को भी टच करता है। किसको टच कर रहा है? ये आप जब न्यायपालिका पढ़ोगे, जुडिशरी पढ़ोगे, जुडिशरी में भी ये आएगा और इसमें भी आएगा। क्लियर? तो इसको जुडिशरी में कंप्लीट करो और यहाँ भी। अब जैसे मान लो 32 है आर्टिकल, इससे इंपॉर्टेंट क्या है? पहली बात आर्टिकल 32, जितने भी ऊपर मूल अधिकार पढ़े हो उनकी रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की है और हाई कोर्ट की भी। वो आर्टिकल दूसरा हो जाता है, वो आर्टिकल कौन हो जाएगा? 226। अब इस पे क्वेश्चन 2000 पीसीएस का 23 क्वेश्चन आया है, जबरदस्त। क्या क्वेश्चन 23 का आया था? इसी टॉपिक से। ये बता रहा हूँ ना, बस चीजें वही होंगी, चीजें बदल जाती है आगे चलकर। उसने क्वेश्चन दिया कि भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य न्यायालय द्वारा भी की जा सकती है। ठीक है, अन्य न्यायालय द्वारा भी की जा सकती है। तो फिर अगला सेंटेंस है कि ऐसा जो है संविधान में जो ऐसा परिवर्तन करना संसद द्वारा संभव किया सकता है। अब तो मैंने सरल बना दिया इसको। देखिए आप रटे बैठे हो, ये पहली वाली लाइन सही है, पहली लाइन ही क्या है? सही है, यही तो है। ये लक्ष्मीकांत की लाइन है, उसमें पढ़िएगा आर्टिकल 32 बहुत एक्सप्लेन करके लिखा है, उस पेज पे पूरा मॉडल लिखा है और उसी किसने कट पेस्ट कॉपी कर दिया है आयोग ने 2023 के पीसीएस में। ठीक है, उसने वही कॉपी मार दिया है पूरा। मैं उसको फोटो भेज दूंगा जो आपको क्वेश्चन आया है उसने। ठीक है, उसने क्या कहा कि बच्चों के दिमाग में बैठा था केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लेकिन अन्य न्यायालय भी रक्षा कर सकते हैं। संविधान में ये चीज कर संशोधन किया सकती है। कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। क्या कर सकती है? संसद। मतलब, और ये बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 32। ये क्वेश्चन आया था किसमें? 23 में लाइन दी और 99% बच्चों ने इसको क्या कर देखा, ये तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा तो मौलिक अधिकार की रक्षा कोई कर ही नहीं सकता है। लेकिन उसमें दे दिया है तो बात है, लेकिन प्रबंध किया जा सकता है अन्य न्यायालय द्वारा भी। ठीक है, लेकिन है नहीं, वो अलग बात है। हो सकता है, ये बात है। डिफरेंस होता है ना होने में और होने से। जैसे कहता है ना कभी कोई रीजनिंग लगाओ, किस दिशा से आ रहा है, किस दिशा में आ रहा है, समझ लो। से मतलब किस दिशा में, दोनों में क्या है? ठीक है, चलिए अब आ जाइए आर्टिकल 32 में से आपके पास क्वेश्चन वही वाले क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है कि नहीं? ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण इसे कहते हैं हैबियस कॉर्पस। ठीक है, हैबियस कॉर्पस कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर आपका दूसरा कौन आता है? आपका परमादेश। परमादेश क्या हो गया? क्या होता है परमादेश? परमादेश मेंडामस। ठीक है, फिर आपका उत्प्रेषण, उत्प्रेषण सर्च्यूरी। ठीक है, फिर आपका जो है निषेध, प्रतिषेध कह देते हो, ये क्या है? प्रोविजन है। और फिर क्या है? अधिकार रक्षा, अधिकार रक्षा। कोई बात नहीं, लड़का रट लिया, खूब याद भी कर लिया। क्वेश्चन इसी से आया लेकिन उसने घुमा दिया। ठीक है, वो लैंग्वेज बदल देता है। जब आप कई बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अंदाजा लग जाता है इससे जो पेपर बनाएगा वो क्या बना सकता है, वो रिपीटेशन। अब लैंग्वेज पढ़े बैठे हो, कुछ समझे बैठे हो, लेकिन वहां कुछ और तरीके से पूछ लिया और वहां रह गया। अब मामला ये क्वेश्चन यहाँ से संभावनाएं बहुत रहती है, मूल अधिकार जितने पढ़े हो। ये क्यों पूछता है अक्सर क्वेश्चन यहाँ से? पिछले में 23 में पीछे पूछा गया, इसलिए पूछा था कि ये दोनों चीज जुड़ा है। न्यायपालिका टॉपिक को कवर करता है, किसको कवर कर रहा है? मूल अधिकार को। और फिर सारे मूल अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? इसी आर्टिकल की। और ये आर्टिकल क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडियल, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडियल। ठीक है, रेमेडीज। तो ये कितना है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? इसको किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बी आर अम्बेडकर। क्लियर? क्लियर? जो और वैसे किसे कहा गया है? सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना। ठीक है, और प्रस्तावना को ये कहा गया है पवित्र दस्तावेज। किसने कहा है? पवित्र दस्तावेज। ये पालकी वाला नहीं कह रहे, ये कह रहे कौन? बी आर अम्बेडकर ही कह रहे। कौन कह रहे? बी आर अम्बेडकर। याद रखिएगा सब चीजें। जन्म कुंडली किसने कहा है? प्रस्तावना को। ये सब क्वेश्चन आए हुए के मुंशी। तो तुम बताओ, चलिए पालकी वाला की बात करें तो पालकी वाला ने क्या कहा है? ये तो सुभाष कश्यप का है, परिचय पत्र का इंट्रोडक्शन। क्लियर? ऐसे छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा। अब देखो
क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात किसमें की जा रही है? बंदी प्रत्यक्षीकरण सिंपल है कि किसी को गलत तरीके से राशन में लिया गया है तो उसको दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। यदि वो गलत तरीके से है तो उसको रखा जाएगा, वरना उसे क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। लेकिन परमादेश भी नॉर्मल क्वेश्चन ज्यादा बनता है, किससे बनता है? उत्प्रेषण से, और बनता है प्रतिषेध से। इन दो पे क्वेश्चन कम आता है, परमादेश और अधिकार प्रक्षालन। परमादेश सिंपल है, परम आदेश। आदेश कब आदेश आप देते हो? मम्मी आपको कब आदेश देंगी? आदेश कब देंगी? हाँ बताओ, सही बता रहे हैं। बात सही। मम्मी वैसे तो प्यार से बोलेंगी जब तुम अपने कर्तव्यों का अपने पालन नहीं कर रहे हो, सही टाइम पे खा नहीं रहे हो, ठीक है, सही टाइम पे कोई कार्य नहीं कर रहे हो, नहाने का टाइम था सुबह का, नहा रहे हो 2 बजे, ठीक है, जब अपने कर्तव्यों तो मम्मी आदेश देगी। मम्मी का आदेश बहुत हाईटेक आदेश होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सारे आदेश क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो उस आदेश को मैनेज करने के लिए कब करेंगे? जब आप अपने कर्तव्यों का सही रूप से निर्वहन नहीं करते, तब कोर्ट द्वारा क्या दिया जाएगा? आपको सही से कर्तव्य अपने करने का आदेश दिया जाएगा। फिर भी नहीं करते तो आपको वहीं से हटा ही दिया जाएगा, कर्तव्य लायक ही नहीं रहोगे, ठीक है। फिर आइए एक चीज जान लीजिए, जुडिशरी को पावर बहुत दी गई है। इंडिया में 2 ही के पास तो पावर है। एक पावर जो इंडिया की रियल में देखा जाए, बाकी तो सब हिस्सा हो, इस पावर के चलाने के लिए हिस्सा हो तुम लोग, पावर का हिस्सा नहीं हो। इस पावर को क्या करने के लिए? रेगुलेट करने के लिए हिस्सा हो। आईएएस किसके लिए हिस्सा है? उस पावर को क्या करना है? उसको रेगुलेट करना है। उसके नीचे पीसीएस जितने हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ सचिव से, उसकी पावर समझिए 2 के पास हिस्सा, एक सरकार पावर जो इंडिया में है, और दूसरी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ, हाई कोर्ट अभी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हाई कोर्ट पे भी किसका लगाव रहता है? सुप्रीम कोर्ट। तो 2 के पास मेन पावर है पर्सनली वाली, बाकी तो सब दिखावा में पावर चल रही है। सरकार का मतलब सबसे पहले सरकार से कोई आदेश पास हुआ तो इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? सचिव से जिम्मेदारी। सरकार में इतना टाइम नहीं है कि उसी को लिए बैठे रहे, सचिव से करिए, आप देखिए इस बात को देखिए कि मान लीजिए कोई योजना चलानी है, आप इसको देखिए, सचिव के पास इतना टाइम नहीं है कि एक-एक जिले में जाएगा, उसने किसको पैच कर दिया, डिस्पैच करवा दिया? आईएएस को। वहां आईएएस के इतना टाइम नहीं है कि वो सारे विभागों को अपना देख पाएगा, कि उसको पूरा जिला देखना है, कि वही थोड़ी योजना देखना है, उसको अन्य विभागों की भी योजना देखना है। तो उसने उस विभाग के अधिकारी को क्या कर दिया? तो पीसीएस के थ्रू ट्रांसफर कर दिया। अब वो उस विभाग का अधिकारी बैठा है मान लीजिए, अब उसकी जिम्मेदारी है क्या करना? उस योजना को पूरे जिले में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो उसको मिल गए ग्रुप सी के कर्मचारी, ठीक है। तो ग्रुप सी के कर्मचारियों से वो क्या कराएगा? और जो मान लीजिए विभाग में ग्रुप डी का होता है तो वो सपोर्ट करेगा, नहीं होता तो ग्रुप सी ही क्या बन जाएगा? फिर वहां पे ग्रुप डी बन जाएगा। मतलब सोचिए, तो मेन जो है, अब मान पुलिस विभाग में है, जब कांस्टेबल के नीचे का कोई ग्रुप डी की भर्ती नहीं करा, कांस्टेबल के नीचे आती है, तो जो कार्य कहीं कहीं देखने पड़ेंगे तो क्या करने पड़ेंगे? करेंगे। और सरकार द्वारा कोई ऐसा विभाग का सृजन भी नहीं है, ये चाय मंगाई जाएगी तो आपको क्या है? अब दरोगा लेना पड़ जाएगा तो अच्छा लगेगा क्या? तो नहीं है, तो कुर्सी उसकी जॉब है, ठीक है। तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। चाय लाने में कोई संकोच नहीं है, आप बड़े को घर में नहीं पिलाते हो, तो वहां पे बड़ा समझ लीजिए कौन है। अब आपके नीचे कोई छोटा मान लीजिए होमगार्ड हो जाए तो चलिए आप जो है आप ले आइए, आप बड़े हो गए वहां पे, तो होमगार्ड एक तब भी एक साधन बना दिया गया। कुल मिला के कहने का मतलब, चाहे तो एक वो मैं ऐसे बता रहा था मजाक में, रियल सिस्टम ये है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन रियल में पावर जनरेट कौन करता है? सरकार। और कौन? सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या उत्प्रेषण का मामला, क्या उत्प्रेषण, उत का मतलब होता है परिवर्तन, ऐसे समझिए। पर उत का मतलब समझ लीजिएगा परिवर्तन, मतलब वही चीज फिर से लाना है, कुछ समझ लीजिएगा कि सर्स्योरेरी। अब देखो क्या मामला, जैसे कोई भी न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से में रटा हुआ ना हो, वो ज्यादा यहाँ रटे वाला काम नहीं चल पाएगा। शब्दों का खेल भले ना पता हो, लेकिन क्या हो, थीम पता हो। मतलब इस पे 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, वो पता हो कि किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, आए तो हम कर ले जाए, भले हमको ना परिभाषा हमको एग्जैक्ट पता हो। ये यूज कब किया था उत्प्रेषण का? 2 में यूज करेंगे। एक, पहली तो शर्त होनी चाहिए, अधीनस्थ न्यायालय जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई क्या करता है? कार्यवाही करता है, तो उस कार्यवाही को रोकना नहीं है तुरंत, उस कार्यवाही को क्या करना है? लंबित कार्यवाही हो जाए मान लीजिए, तब भी यह कार्यवाही कर ही रहे हैं, उस कार्यवाही को अपने पास मंगा लीजिए। क्या कर लीजिए कि देखें क्या आखिर ये है, सही है, गलत है, सही नहीं, उसको क्या अपने पास स्थानांतरित करना, ट्रांसफर कराना। क्या कराना? जहां पर स्थानांतरित वर्ड आ जाए वहां पे क्या लगाओगे आप? भले कुछ भी लैंग्वेज आगे खतरनाक, वहां पे जरूर कहेगा क्या कर दिया जाए, उस मामले को क्या मंगाता है? ऊपर वाला कोर्ट अपने पास स्थानांतरित कर लेता है। क्लियर? ट्रांसफर। दूसरी स्थिति में क्या, कोई भी कोर्ट ने डिसीजन उसने दे दिया, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने, अब दे दिया डिसीजन, तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, उसने गलत दिया है कि सही दिया है। तो न्यायिक समीक्षा भी जब कभी किसी डिसीजन की जाए तो किसके तहत ऊपर वाला कोर्ट करेगा?
जब मंगाएगा अपने पास निर्णय तभी तो उसकी क्या करेगा, रिव्यू करेगा, तब भी किसको टिक लगाओगे। अब लाइन फाइन रटे बैठे कुछ और हो, आए यहाँ कुछ और रहा है, समझ पाए सिस्टम। दो कंडीशन में, एक जो है पहली बात शर्त तो यही है कि आप जो है आपका लेवल वो नहीं है, आप उससे अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य कर रहे हैं, पहली तो शर्त यही है। उसको अपने पास मंगा सकता है, और दूसरा न्यायिक उसकी क्या कर सकता है, उस मामले की समीक्षा कर सकता है, ठीक है। अब निषेध प्रतिषेध में क्या, बात वहीं तक है। कोई भी अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय देता है, ठीक, तो या कोई कार्रवाई कर रहा है तो उसको सीधे वहीं पर क्या कर देना, रोक देना, वो क्या है प्रतिषेध। उसमें रोकना नहीं, उसमें क्या करना है, स्थानांतरित करा देना, या उसकी क्या कर देना, समीक्षा। अब अधिकार अपेक्षा, अधिकार पूछना, समझ लो अधिकार कब पूछते हो आप, अधिकार आप जनरली कब पूछते हो, अधिकार पूछना। आप गुस्से में होते हो तभी तो अधिकार पूछते हो। जैसे आप काम कराने के लिए गए हो, आप जो है तुमने काम नहीं जब तक किया तब तक तुम भले कोई अधिकार हो, तुमसे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, लेकिन काम नहीं कर रहे तो अधिकार पूछा जाता है कि नहीं। अधिकार अच्छा करना, अधिकार को पूछना। सपोज दैट कि आप किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहे हैं, या आप जैसे मान लीजिए इस योग्यता को धारित नहीं करते हैं तो आप इस पद पर कैसे कार्य कर सकते हैं, या आप किस तरह इस पद पे आ गए हैं, गलत तरीका तो नहीं कोई अपना के आप इस पद पे आ गए। कुल मिला के इसमें क्या पूछा था, आप किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहे हैं। तो अधिकार जो पूछना होता है, ये पाते हैं कि गलत है, दोषी है, तो वहां पे इसको निलंबित किया जाएगा। क्लियर, तो ये बात धीरे दिमाग रखिएगा। तो ये आर्टिकल 32। अब यहाँ पे फंसा देता आगे है कि आर्टिकल 226, ये तो सुप्रीम कोर्ट के लिए था, मूल अधिकारों के लिए रक्षा करना, और ये किसके लिए था, हाई कोर्ट के लिए था। अब क्वेश्चन बहुत जबरदस्त बनाता है। सपोज एक क्वेश्चन बनाएगा, मूल अधिकारों की रक्षा के संबंध में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा विस्तारित शक्ति रखता है। हाई कोर्ट बड़ा है सर, इस मामले में क्या है, हाई कोर्ट के पास पावर क्या है, ज्यादा। फिर अगले सेंटेंस लिखा, हाई कोर्ट परमादेश की रिट पर अन्य मामलों को भी देख सकता है। ये रिट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये केवल और केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करते हैं, जबकि हाई कोर्ट इन्हीं रिट का प्रयोग अन्य संवैधानिक कानूनी मामले होते हैं, संवैधानिक कानूनी मामले होते हैं, उनके लिए भी कौन रिट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट। तो रिट वही है, लेकिन उसका जो पावर क्या हो गया, हाई कोर्ट का यहाँ पे बढ़ गया। ये केवल इसी के लिए रिट जारी करेंगे, परमादेश वो अदर के लिए भी परमादेश की रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ पर पावर किसका बढ़ जाता है। तो दोनों सेंटेंस सही है, व्याख्या भी क्या है। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट आया हुआ है, क्वेश्चन ही रिपीट कर देता हूँ जो आपने पढ़ाता हूँ। अभी मेरे अकॉर्डिंग जो है कोई भी सब्जेक्ट होता है बहुत अनंत है, आदि अनंत है। कोई भी उसमें कोई भी हिंदी भी कही जाए बहुत आदि अनंत है, हिंदी भी सरल नहीं है, कोई भी दुनिया की सरल है ही नहीं। मैं कह दूं पॉलिटी बहुत कठिन है, पॉलिटी में रिसर्च होता है, जीआरएफ होता है, लोग नेट क्वालिफाई करते हैं, इस पे तो प्रोफेसर पढ़ा रहे होंगे बहुत बड़े बड़े जगह पे, पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है। आपको कुछ भी उनके बराबर ज्ञान नहीं होगा, तुम्हें क्या हमको नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन बात है उनको उस चीज की जरूरत है, उसमें रिसर्च करना है, ठीक है। हम लोगों को उस चीज की जरूरत नहीं है, जरूरत के हिसाब से कार्य किया जाता है। तो टीचर को ये जरूर है कि जो एग्जाम पढ़ा रहा है, तैयारी करा रहे हैं, तो उसी ओरिएंटेड रहे तभी। और ये सबसे अच्छा जानकारी मिलने का स्रोत जो है, जैसे इतिहास में स्रोत पढ़ते हो कि जो है सिक्के हैं, अभिलेख है, पत्थर है, ये सब स्रोत जानते हो तभी तो जानते हो। ऐसे पता कौन सा जान जाओगे कौन राजा ने क्या किया। एक चीज जाने, विद्वानता हमेशा आगे रहती है, भले बल आपके पास हो, लेकिन जने लोग कहते हैं बल वाला जीतता है। रियल में जो इतिहास जो बना है बल के आधार पर नहीं बना है, भले तलवारों के आधार पर रहा हो, इतिहास फाइनली बना है कलम पे। किस पे बना है, रियलिटी देखा जाए, कितने बड़े बड़े बलशाली हो, कौन जाने कितना बड़ा बलशाली था। जिस विद्वान ने राजा के, जो राजा विद्वान रखे, जिसने वो कलम में अपना लिख दिया, अभिलेख खुदवा दिया, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया हर्षवर्धन को नर्मदा नदी किनारे। अब जानकारी हो गई, अब सब पढ़ रहे पुलकेशिन द्वितीय, इसका मतलब चालुक्य शासक जो है बहुत पावरफुल था। अब वही सही है, बस बात खत्म। तो क्या पुलकेशिन द्वितीय पावरफुल था, नहीं निकले, वो वीरता दिखाते हैं। तो विद्वान जिसने लिखा, विद्वानों को श्रेय जाता है। हिस्ट्री जो पढ़ रहे हो ना, जहां भी जिसने अभिलेख लिखा दिया, जिसके विद्वान ज्यादा हुए, उसी की आप डायनेस्टी ज्यादा पढ़ते हो। शिवाजी हैं, आप क्यों जान पाए, उन्होंने जो है क्या रखा था, अष्ट प्रधान मंत्री परिषद। आप जो है अकबर को मुगल में ज्यादा क्यों जानते हो, क्योंकि शायद अकबर से बढ़िया कार्य शाहजहां और भी लोगों ने किया हो जितना अकबर को जानते हो। लेकिन अकबर की जो नीतियों का वर्णन मिल गया हम लोगों को हर जगह पर। बीरबल को उसने रख दिया, ठीक है, टोडरमल को रख दिया, उन्होंने खुद लिखा बारे में सब उस समय राजस्व व्यवस्था।
तानसेन को गीत संगीत में इतना प्रकांड बना दिया, वो सब पूरा लिख डाले। तानसेन के माध्यम से फिर अकबर को तुम पढ़ोगे, टोडरमल के राजस्व के मामले से फिर तुम किसको पे आ जाओगे, अकबर को आ जाओगे। नवरत्न के माध्यम से अकबर को याद करते रहोगे और उस पे क्वेश्चन बनते रहते हैं अकबर पे। आप देखोगे कई बार प्रीवियस ईयर में देखा मिलान आता है कि उन्होंने दास प्रथा कब किया, जो समाप्त और तीर्थ यात्रा सब पूरा आता रहता है, और शाहजहां जब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। तो ये चीज हमेशा, जो कलम हमेशा किससे आगे निकल जाती है, बल एक तत्कालिक चीज होता है, कलम उसको क्या बना देती है, इतिहास। अब आइए जो है आपका ये हो गया, यहाँ पे आगे निकले। अब आइए ये आपका मूल अधिकार हो गया था। फिर आइए अब कौन सा पार्ट बचा, 31 जो 51 के बाद बताइए अगला कौन सा पार्ट आ रहा है, 51 तक हो गया। अब 51 का ए, अब आइए तुमको जो है पार्ट 51 का क्या है, ए। ध्यान रखिएगा इस पार्ट में आपको आपका कौन है आर्टिकल, मौलिक कर्तव्य। अभी वो हमने भी वो डीपीएसपी छोड़ दिया है, अब इस पे आ जाइए, भी डीपीएसपी आ जाएंगे। अब मौलिक कर्तव्य में क्या है, ये नहीं है कि 11 मौलिक कर्तव्य पढ़ लिए, पढ़ना नहीं है, क्योंकि मेंस भी तो लिखना पड़ सकता है आगे, नहीं है समीक्षा लिखाई बीसीएस में मेंस लिखोगे तो उसमें तो कह दिया मौलिक कर्तव्यों को समझाइए। अब मौलिक कर्तव्यों को समझाते रहोगे, संविधान का आदर करें और जो है इसकी बनाई गई संस्थाओं और जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान करें, ऐसे अजर्रा लिखोगे। फिर ले आए वन्य जीव का संरक्षण करें, फिर तुम्हारे मन में और आ गया कि जो हिंसा ना करें, फिर वहाँ अहिंसा हिंसा ना आ गया कहीं ऐसा नहीं, आपको बताना पड़ेगा ना। पहले तो मौलिक कर्तव्य बताओगे सिस्टम से शुरुआत से कि मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह सिफारिश के आधार पर ये 42वां संविधान संशोधन और समिति में कोई सदस्य हो बता दो, सरकार भी बता दो उस समय किसकी थी, कांग्रेस ने सरकार ने ये कराया था मौलिक कर्तव्य। क्योंकि उससे पहले क्या हुआ था, उस समय भारत में आपातकालीन व्यवस्था लगी थी, तो उसको मैनेज करने के लिए अब सरकार सोच रही है अधिकार इतने दे दिए हैं तो लोग आग वाग लगाने लगे हैं, तो कुछ क्या सिखाया जाए इनको, कर्तव्य सिखाया जाए, तो कैसे लोग कंट्रोल में रहें। तो अब किसकी जरूरत पड़ी, जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया तो उनको ये नहीं पता था कि भारत के लोग इतने उत्पाती हो जाएंगे कि जो है अधिकार इतने दे देंगे तो इसका दुरुपयोग करने लगेंगे। ये उनको जरा भी झलक होती कि भारतीय लोगों पर अंग्रेजों ने ऐसा शासन किया है तो वो बेचारे क्या करते, थोड़ा सा बना देते कि नहीं और रिस्ट्रिक्शन बढ़ा देते तुम्हारी हर चीज में। लेकिन उन्होंने सोचा ये लोग जो है पीड़ित वैसे भी गुलामी से रहे, तो उनको अधिकार वगैरह की बहुत ज्यादा सख्त क्या है, उस समय जरूरत थी तुमको इतने अधिकारों की। अब क्या किया गया, आगे चल के जब दंगा फसाद होने लगे तब संविधान निर्माता जो बाद में संशोधन, अब निर्माता तो रह नहीं गए संविधान वाले, अब संशोधन करने वाले सरकारें रहेगी, उन्होंने क्या सोचा संविधान में क्या किया जाए, कुछ कर्तव्य की बात लाई जाए। आप सही हो कह, सब आपके अधिकार है, मतलब टीचर से आपको अच्छा पढ़ने का अधिकार है सब, ठीक है, और आपको हमसे कुछ जानकारी लेने का अधिकार है, लेकिन मेरा भी तो फिर क्या है, कुछ कर्तव्य है, और कर्तव्य सबसे बड़ा कुछ पढ़ाने के बाद पूछने का है कि नहीं है, कि बस जो है अपना अधिकार झोंकते रहोगे हम पे, बस सर ये बता दीजिए बता दीजिए, हम भी तो कुछ पूछ सकते हैं। हम जब अपना अधिकार का प्रयोग करते हैं वो तुम्हारे लिए क्या बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है। अब उस कर्तव्य में तुम जो है फड़फड़ा उठते हो, कुछ लोग उसमें जो है फिर कहते सर हमारी इंसल्ट ना हो जाए, सब चीजें नहीं होती है टीचर के रूप में, ठीक है। तो कर्तव्य अधिकार का बैलेंस रखिए। अब आइए जो मैं क्या कह रहा था, कर्तव्य को आपको कैसे पढ़ना है, 11 के 11 कर्तव्य सीक्वेंस होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सीक्वेंस। ये क्वेश्चन इस पे छत्तीसगढ़ पीसीएस में सीक्वेंस पे आया, एमपी पीसीएस में किस पे आया, सीक्वेंस पे आया। कह देगा 7वां मौलिक कर्तव्य इनमें से कौन है, लिख देगा, लिखेगा ऐसे, पहले समरसता एवं भाईचारे को बढ़ावा देना, ऐसी किसी भी प्रथा का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, नंबर 1। फिर लिख दिया देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, आवश्यकता पड़ने पर देश की सेवा के लिए तत्पर रहना। फिर उसने रखा अपनी गौरवशाली संस्कृति जो है सामाजिक संस्कृति के महत्व को समझना। फिर रख दिया वन्य जीवों की सुरक्षा, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करना। अब कहा इनमें से कौन सा बताओ मौलिक कर्तव्य, 7वां बताओ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको 7वां तब बताओगे जब आपने कायदे से, अब आपने पढ़ा तो है, कह रहे मौलिक कर्तव्य पढ़ के गए थे, लेकिन उसने कहा एग्जामिनर ने चलो हम पढ़ के ही पूछ रहे हैं, तो कई मतलब आपको क्या रखना है, 7 के 7 क्या रखना है, सीक्वेंस से रखना है, मेरा कहने का मतलब इतना है, ठीक है। अब वो लोगों को पता ही नहीं होगा मौलिक कर्तव्य का, तो बाहर पहले क्वेश्चन देख के ही पढ़े ही ना उसके अंदर, अभी बहुत लोग ये पढ़े नहीं, सिर्फ अंधी बंदी उसे मारे जाके तो क्या है, तो नहीं बात बन पाएगी। चलिए तो मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पिछली बार पीसीएस में आया था 23 में, जान लीजिए मैं 51 आर्टिकल बता रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन आप जोड़ लीजिएगा पीसीएस 23 में 4-5 निकलेंगे, ये इस पे क्वेश्चन आया। अभी मैं बता चुका था मूल अधिकार में आर्टिकल 20 का 3 आया, ठीक है। तो आप अब आइए एक आपका इंपॉर्टेंट बन रहा है, ठीक है, कौन सा आपका है, इसके बाद एक जो छूटा था लोगों से 36 से
51 ये डीपीएसपी। डीपीएसपी में क्या है इंपॉर्टेंट, डीपीएसपी में फटाक से क्या हो सकता है डीपीएसपी में? देखिए सरकार को क्वेश्चन आता है, सरकार को नीतियों बनाने के लिए जो सुझाव मिलता है, जो स्रोत रखा गया संविधान में कौन है? डीपीएसपी है। लेकिन सरकार को जरूरी नहीं इसके आधार पर कुछ बनाए या ना बनाए, मतलब ये सरकार के लिए कोई डीपीएसपी की चीज बाध्यकारी नहीं है। एक क्वेश्चन डीपीएसपी से आउट है, पहले से ही रख लीजिएगा, आएगा जरूर। और भाग में तुम्हारे कौन सा आर्टिकल पढ़े, कौन सा इसके अंतर्गत संविधान संशोधन पड़ जाए, वो तुम्हारे लिए क्वेश्चन आएगा यहाँ से। अब डीपीएसपी में क्वेश्चन अच्छे कहाँ से बनते हैं? जैसे कुछ क्वेश्चन बार-बार भी रिपीट करता रहता है। एक जो है बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड किसमें मिलता है? हाँ 39 का, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। अंदर की बात पूछ सकता है, महिलाओं एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। जल्दी बताओगे सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर मतलब 44 तुम्हारे इनके बगल वाले एग्जाम में 44 से याद रहा, ठीक है। समान कार्य के समान वेतन, ये भी 39 का ही सब पार्ट है, क्लियर। अब आ जाइए, और जैसे मानिए अभी मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, उसमें लिखा था प्रसूति सहायता। जैसे सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, खासकर महिलाओं की प्रेगनेंसी को दृष्टि में ध्यान रखते हुए कि जो है बहुत जल्दी रिस्पांस है, वहां से एम्बुलेंस जाए, एम्बुलेंस लेके महिला को वो प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र हो वहां पर पहुंचाए, ठीक है। यदि वहां पर क्रिटिकल मामला है तो जिले में ट्रांसफर होगा, यहाँ से भी मामला ज्यादा है तो कहाँ पे ट्रांसफर होगा? लखनऊ, ठीक है। तो ये जो आपका आगे बढ़ जाएगा। तो इसके लिए सरकार कहाँ से सुझाव ले रही है? प्रसूति सहायता किसमें है? आर्टिकल किस आर्टिकल में? 42 में। तो ये आपके जो समाज से जुड़े हुए हैं और इसको मतलब आप इम्पोर्टेंट, और एक दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 46 और आर्टिकल 45, 46 पता है क्या? आप जो पढ़ते हो नॉर्मल उसमें जो पढ़ोगे क्या रहता है, जो उसमें पढ़ोगे तो आप जनरली पढ़ोगे, लेकिन वहां पर आर्टिकल नहीं देता है। इसमें कहेगा कौन डीपीएसपी से संबंधित नहीं है, तो वह लाइनें लिखेगा। क्या लिखेगा? लाइन, पंक्तियां लिखेगा। और पंक्तियां वही जान पाएगा जिसने जो है कायदे से उसको क्या किया होगा, पढ़ा होगा ना। पंक्ति कैसे जान पाएगा? उसने 4 पंक्तियां लिख दी। पिछली बार पीछे जो क्वेश्चन आया तो उसमें ये लिखा था कि बताइए कौन सा इसमें जो है तथ्य, ये कौन सा जो है उपबंध मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य एवं डीपीएसपी दोनों में है। तो उसमें शिक्षा का अधिकार भी था और उसमें पर्यावरण संरक्षण का भी था, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण भी दिया और शिक्षा वाला भी मैटर दिया था। मेरा क्वेश्चन समझिएगा, थोड़ा धैर्यपूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन 46 समझ विकसित कीजिए। पहले जो देखो कुछ एग्जाम होते हैं जहाँ पे डायरेक्ट करते हो, और यहाँ पे एग्जाम में थोड़े से आपको समझना पड़ेगा आता हुआ, क्योंकि आप समीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो मैं मान लो कुछ ना कुछ तो आपको पढ़ा होगा, ये टेस्ट दिए हो तो आप जरूर पढ़ के दिए होगे, ठीक है। वरना क्या अंदाजा लगता है, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल जिसमें क्वालिटी होता क्या है, और इतने फिर कम दिन में एबीसीडी वाला यहाँ पे मतलब भी नहीं है कोई, ठीक है। तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी। उसने लिखा पीसेस 23 में, जल्दबाजी बच्चों ने क्या की, कहा इनमें से कौन सा जो है उपबंध डीपीएसपी एवं, मतलब पूरा नाम उसने लिखा था उसमें, डीपीएसपी एवं मौलिक कर्तव्य दोनों में निहित है, ठीक है। अब उसने लिखा सेंटेंस में शिक्षा का प्रावधान, फिर वन्य जीव संरक्षण वाला प्रावधान, फिर उसने लिखा देश के विरासत, महत्वपूर्ण स्थान, वस्तुओं इत्यादि का संरक्षण, फिर लिखा एग्रीकल्चर पे फोकस, जो है कृषि का संरक्षण। बताइए बताइए, देखो शिक्षा का उपबंध तुमको लग रहा है क्योंकि शिक्षा मौलिक कर्तव्य के 11 में है कि नहीं, ठीक है। और शिक्षा वहां भी है, आर्टिकल कौन सा है, ये कौन सा मैंने लिखा है, आर्टिकल 45 है कि 46 है, 45। हाँ अब आइए शिक्षा का लिखा, लेकिन दोनों में शिक्षा में अंतर है। वहां पर लिखा था 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता या अभिभावक या उनके संरक्षक उनको पढ़ने का अवसर दे, इसमें दिया है मौलिक कर्तव्य 11 में, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है 6 से 14 नहीं, मौलिक डीपीएसपी में 6 से कम वर्ष के, समझिए थोड़ा सा, 6 से कम वर्ष के बच्चों के लिए जो है उनकी देखरेख शिक्षा का उपबंध, ठीक है। आंगनबाड़ी सिस्टम है,
अब तो फिर तो अलग हो गया ना बेटा, तुम शिक्षा का उपबंध जाने, उनके में अलग शिक्षा का उपबंध है, या वो 6 से 14 की बात हो रही है, यहाँ कितने से बात हो रही है, 6 से कम की बात हो रही है। तो कॉमन सी बात, तुम वहां पे तो लगा दिए कि लड़ाई बाद में कर रहे, ये तो आयोग ने गलत आंसर दे दी, गलत कह दी। तुम देखो दोनों जाके, उसने पर्यावरण संरक्षण वाली बात बिल्कुल सही कही। पर्यावरण संरक्षण की बात जो है किसमें की गई है, 7 में भी मैंने बताया, और पर्यावरण संरक्षण की बात 48 के ए में की गई। किसमें की गई, वो चीज क्या थी, सेम थी। तो किसको टिक लगाना चाहिए था। तो यदि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, जल्दबाजी ना कीजिए, थोड़ा सा उसके अंदर, मतलब उसको वही बच्चा क्वेश्चन लगाता है जिसको दोनों के बारे में क्या थी, सही सही। वैसे तो सरल क्वेश्चन लगा दो, सरल आ गया, शिक्षा का दोनों में है लगा दो, ये बहुत सरल क्वेश्चन दे दिया। लेकिन दूसरा पर्यावरण पे फोकस तुम्हारे गया, तो दोनों में विवेचना करते हैं कि पर्यावरण में तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया, भेदभाव कि इनके लिए पर्यावरण अलग है, इनके लिए पर्यावरण अलग है। क्लियर। तो ये बात इंपॉर्टेंट। चलिए, तो कहने का मतलब इसका एक एक आर्टिकल आपको कायदे से पता होना चाहिए। कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जो इसको छोड़ दे, मतलब तुमको लग रहा है 41 छोड़ दे, पूछा नहीं जाएगा। पता 41 का ही मिलान रखा हो। काम का अधिकार किसमें है, जो काम पाने का अधिकार है 41 में ही है। जो आपको बहुत सारी सहायता मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, बहुत सारी सब चीजें स्कीम रहती है सब्सिडी के तौर पे, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वो सब किसमें आता है, 41 में। क्लियर। 42 में हो गया। अब मान लीजिए कभी कभी घुमा के क्वेश्चन देता है, नहीं डायरेक्ट लिखेगा कि पोषण जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकार को कोई नीति बनानी हो तो डीपीएसपी में किस आर्टिकल के तहत उपबंध किया गया है। अब बच्चों ने उन्होंने सोचा कि छोटे बच्चों को पोषण की सख्त जरूरत है, तो 45 लगा दिया और रखेगा 45 आर्टिकल। यही तो दांव पेच है आपका, जो है मेन बात तो वही है। पढ़े तो सब है, जब 10 लाख, जब आप 10 लाख फॉर्म भरे हैं तो उसमें 5 लाख तो पढ़े ही होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, 5 लाख नहीं भी पढ़े, मतलब 5 लाख तो एग्जाम देने गए, 1 लाख तो पढ़े ही होंगे, कहीं ना कहीं कुछ नहीं होगा। ठीक, तो पढ़े तो सब है बैठे, लेकिन वहां पे फंसाना है ना उसको, एग्जामिनर को। अब मैंने क्या कहा था, पोषण की बात हो रही है, तो आर्टिकल 47 में कहा जा रहा है, वहां बच्चों से दिमाग मत ले जाइए, बच्चों वाला मैटर उसमें तो यही कहा गया 6 से कम आयु के बच्चों के लिए उनकी देखरेख, उनकी शिक्षा का उपबंध या प्रावधान हो, बस वो बात करके क्या कर देगी समाप्त। अब तुम दिमाग लगा रहे हो आंगनवाड़ी में दरिया बट रही बच्चों को और तुम दिमाग लगा रहे हो दाल मिल रही है, तुम दिमाग लगा रहे हो तौला जाता है उनको, जो है वो वेट उनका अक्सर मेजरमेंट होता है, तुमको दाल का पैकेट लेना हो तो कोई छोटा बच्चा वो दाल बेचारा बना के क्या खाएगा, लेकिन उसके नाम पर एक पैकेट आपको क्या है, और आपकी ईमानदारी ये रहेगी इसको दाल बना के कटोरी में उसको पिलाइए, ठीक है, लेकिन केवल उसके दाल का हिस्सेदारी में अपनी हिस्सेदारी मत रखिए, ठीक है। सरकार जो दाल का पैकेट दे रही है वो तुम्हारे लिए नहीं दे रही है, सरकार इसलिए दे रही है कि सब बढ़े, सब आगे बढ़े, मतलब जो है सब स्वस्थ रहे, आगे बढ़े। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 47 में सरकार को क्या बताया गया है, निर्देश दिया गया है कि पोषण स्तर, जीवन स्तर और क्या क्या इंपॉर्टेंट, जो है मादक पदार्थ का यूज हो सकता है, लेकिन आपके एंजॉय के लिए नहीं, शौकीनी के लिए नहीं, मेडिसिन के तौर पर किसका यूज हो रहा है। अब डॉक्टर चिल्ला रहा है रिसर्च वाले कि हमको जो है हीरोइन चाहिए, वो जो होती है तो मादक पदार्थ में, वो जो है एनेस्थीसिया वगैरह के लिए वो चाहिए उसको, जो है अफीम वगैरह नहीं, वो कह रहा है सरकार ने बैन किया हुआ है, कोई मरे या जिंदा रहे, किसी का जिंदा में जो पैर का ऑपरेशन कर दिया जाए, सरकार ने क्या किया है एनेस्थीसिया के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपने ब्रेन में सेट कर लेते हैं हमारा जो है यहाँ पर क्या होना है ऑपरेशन, तो उनको जहाँ जितनी भी डोज की एनेस्थीसिया दे दो, उनकी नींद नहीं, जब उनको ले जाया जाएगा तो उनके फिर आके खुल जाएगी, तो ये होता है। फिर बहुत हाई डोज, और डॉक्टर डरता है हाई डोज से ऊपर इनको दे नहीं सकते, क्योंकि एक लेवल होता है ना चीज का। अब इनको ज्यादा सुंगाया, ज्यादा डोज दे दीजिए, पता लगे ये वापसी ही ना करे, हम वहां पे उनका ऑपरेशन करके तो फिट बैठे, लेकिन वो ऑपरेशन में देखने लायक ही नहीं, पैर ही पैर फिट हो गया। तो ये कई सारे होते, तो सरकार को उनको जो है मादक पदार्थ का यूज कर सकते हैं मेडिसिन वाले, ठीक है। चलिए, ये सब ब्रेन पे होता है, इतना याद रखिएगा। बहुत सारी चीजें किस पे डिपेंड होती हैं, आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये सब कौन है, ब्रेन का कौन हिस्सा है, सब डिसाइड करता है, बताइए। क्वेश्चन आया है किसी से, भूख लगना, प्यास लगना, क्रोध आना, कोई अच्छा लगता है, कोई उनको बुरा लगता है, ये क्या है, कोई ये सब क्या चीज है, किससे ये सब होता है, लोग बताओ। ब्रेन की सब चीजें सब है, ब्रेन किससे, हाइपोथैलेमस से, ये है, याद रखिएगा। थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, ये सब याद रखना पड़ेगा। क्लियर। ये सब कुछ कहने का हमारा मतलब हर चीज आपका कौन डिसाइड करता है, शरीर का कोई भी अंग आपका घायल हो जाए, टूट जाए, कुछ दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं दिक्कत है, सच बता रहा हूँ, आप फिर ठीक हो जाएंगे, थोड़ा सा उल्टा टेढ़े दिखेंगे लेकिन ठीक तो हो जाएंगे, फिलहाल के लिए तो अपना कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर आप सीधे मृत्यु को ही, आपको जो वरदान है मृत्यु मिल जाए ज्यादा उचित है, क्योंकि यहाँ से आप जो है जब कभी घायल हो तो आपको सीधे क्या होनी चाहिए, आपको
इस जो है ये एथिकली तरीके से तो गलत लगता है कि किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम हो गई है और उसको मृत्यु की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन रियल में उसके लिए वही जीवन है। अभी ये ब्रेन आपका नहीं है तो आपके यहाँ ड्रिल किया जाएगा सांस लेने के लिए, कष्ट आएगा कि नहीं? फिर नाक में डाली जाएगी नली, वो अलग डाली जाएगी, कफ इत्यादि अलग आएगी, खाने के लिए नाक से खाना दिया जाएगा। तो आपका जीवन जीने के लिए होता है कि जीवन किसके लिए होता है? इन चीजों के लिए होता है। तो कभी भी अपना ये जो है हिस्सा बचा के रखिए और सारे हिस्से जुड़ जाएंगे। ये हिस्सा यदि सीपीयू खराब हो गया ना उसका तो पूरा सिस्टम चलेगा नहीं, ठीक है। हैंग बाद में बता 4 साल या 2 साल आप कोमा में रहे, सपोज दैट कोई रहा कई मैंने कोमा, ये बीमारी तो दुश्मन को भी ना है, कोमा में रहते हैं, उसके बाद आप क्या प्राप्त होते हैं? मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो क्या मतलब है? आपने मृत्यु बहुत वरदान थी, आपको तुरंत मिल जाती, ये आपको क्या हुआ? आपको भुगतना पड़ा इसके। चलिए, तो ब्रेन आपका इंपॉर्टेंट। फिर आ जाइए आर्टिकल जो हम लोग देखें, अब यहाँ से केंद्र सरकार शुरू हो जाएगी। कौन शुरू हो जाएगी? केंद्र सरकार। अब आपको बहुत कार्य से पढ़ना पड़ेगा केंद्र सरकार में। यहाँ से आर्टिकल कौन सा इंपॉर्टेंट है? आर्टिकल 150 जो 52 से 151। आप घर में भी ये पढ़ सकते हो, ये कहीं भी हम भी पढ़ाएंगे इसमें चीजें। जो केंद्र सरकार का मैटर इतना होता है कि केंद्र सरकार को एक तो केंद्र सरकार डायरेक्ट पढ़ना है, सरकार का मतलब इसमें पीएम पढ़ना है, ठीक है, और क्या पढ़ना है? मंत्रि परिषद पूरा कायदे से आर्टिकल तक पूछा जाता है। 75 है, 74 है, 77 है, ये सब आर्टिकल्स किससे जुड़े हुए हैं? मंत्रि परिषद टॉपिक से कई बार क्वेश्चन आते हैं। और पीएम के बारे में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा एक फेज है आपका, क्या है? संसद इसी क्षेत्र में आ रहा है। कौन आ रहा है? संसद। संसद में आपको कौन है? आपका लोकसभा, राज्यसभा और कौन है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, चाहे कॉन्सेप्ट की चीजें हो चाहे फैक्ट की चीजें हो, सब पढ़ना पड़ेगा। मतलब कॉन्सेप्ट की बातें तो बच्चे खूब पढ़ते हैं। आजकल एक और ट्रेंड चला है, कॉन्सेप्ट का एक फैक्ट फेंको, एक क्या फेंको उसमें? कॉन्सेप्ट। मतलब दोनों का फिल्टर करो बच्चे से। एक रखेगा थीम, लोकसभा में ये होगा वो होगा, ठीक है, और दूसरा लिख देगा कि इस राज्य में लोकसभा सीटें कितनी है, इतनी है। तो बच्चे को पता होना चाहिए था कि पहली बात जिसे बच्चे को पता होगी, जैसे कहा गया लोकसभा में पहला क्वेश्चन बना दिया गया, लोकसभा से क्वेश्चन बनाया गया। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। बहुत सेंटेंस मैं बना रहा हूँ। तो निम्न सदन, उच्च सदन, और आप ये सब पढ़ रहे थे, मतलब निम्न सदन का मतलब लोअर हाउस, क्लियर, ठीक है, लोअर हाउस कहा जाता है। फिर दूसरा सेंटेंस दिया, लोकसभा को सेकंड हाउस कहा जाता है, द्वितीय सदन कहा जाता है। फिर दिया तीसरा सेंटेंस दिया उसने कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 29 सीटें निर्धारित की गई हैं, ठीक है। अब बताइए, देखो दो चीजें तो नॉर्मल थी जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, उस चीजें पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अब यहाँ तीसरी चीज उसने क्या फेंकी? उसने कि उसको चाहिए था कि आप कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट पढ़ रहे हो, लोकसभा की सीटें आपको याद है कि नहीं याद है? आप सरल वाली तो याद कर डाले कि उत्तर प्रदेश की 80 हैं, यही याद करोगे। फिर सेकंड वाली कितनी है? 42 किस पे है? महाराष्ट्र कितनी है? 42। महाराष्ट्र कितनी है? 42। 40 किसकी है? नहीं, महाराष्ट्र की 48 है, सॉरी, महाराष्ट्र कितनी है? 48 है। पश्चिम बंगाल कितनी है? 42 है। बिहार कितनी है? 40 है। तमिलनाडु की 39 है। जनरली तुम लोग यही याद रखते हो, जो पढ़ने वाला बच्चा है। उसने किसका पूछ दिया? छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ का 29 नहीं होता है, 11 होता है। कितना होता है? 11। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटें कितनी है? पहले तो यही जान लीजिए लोकसभा सीट क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में विधानसभा ही चल रहा है वहां पे, क्लियर। तो आपको हर एक चीज, तो इसका मतलब आपको जब पढ़िए इस लोकसभा और सबको, तो एक लिस्ट जो है वो जरूर पढ़ डालिए, जितने भी राज्य हैं उनकी सभी की लोकसभा सीटें कितनी हैं। हम अच्छा जब पढ़ाते हैं तो इसमें हम जरूर ये रखते हैं कि जब हम पीडीएफ क्वेश्चन आंसर की देंगे तो हम वो आर्टिकल वाली और जो ये सब चीजें होती हैं उनकी भी लिस्ट उसी में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इससे एक फायदा मिल जाता है कि जब आप वो पढ़ रहे हो तो लास्ट में सरसरी निगाह से क्या कर लोगे, उसको पढ़ लोगे, क्लियर। तो आपको कम से कम टॉप वाली याद रखनी चाहिए, और जो मिड यूपी में है वो। अभी जल्दी में चुनाव हुआ है, कौन राज्यपाल रहा है, कौन मुख्यमंत्री बना है, कौन क्या बना है, डिप्टी सीएम बना है। तुम सीएम पढ़ रहे हो, वहां उसने डिप्टी सीएम लगा के पूछ दिया है। हम तो कहते सीएम हम पढ़ रहे थे, डिप्टी सीएम में कौन कौन नाम आ रहे हैं सामने, और उसमें सीएम का नाम डिप्टी सीएम में घुमा दिया। प्लस उन जिलों, आपको उन राज्यों की विधानसभा सीटें भी क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अभी मैं पूछ लूं, मिजोरम में चुनाव हुआ था, कितनी विधानसभा सीटें थी? स्क्रीन पे खूब चल रहा होगा, ये देखिए आ रहा है, बस विश्लेषण ही देख रहे हो सब लोग कि कौन जीत हार से क्या आपको मतलब है, बता मिजोरम में कौन सा आपका कार्य करने जा रहे हो, ठीक है।
मेन है आपको वहाँ की सीटें बता रही जो क्वेश्चन आपके लायक है। हाँ सही बता रहे हो, कॉन्फिडेंस से बस बताओ। 40 तुम बीडीसी में थे ना कभी तुमको तो इसीलिए भारतीय राजस्थान ज्यादा पता है, ठीक है। चलिए मजाक कर रहे हैं। जो कहा जाए कि आपसे सपोज है कि आप जो है अधिकारी बनकर ही सेवा करेंगे, यदि आपको विकल्प दूसरा सेवा कर दिया जाए राजनीति में आने का, तो आप स्वीकार करते हैं? ये स्वीकार करते हैं हाँ, यदि नहीं करते तो ना बताइए। नॉर्मली मैंने पूछा, देखो दोनों का उद्देश्य क्या है फाइनली, क्या करना है? सेवा लेना नहीं है, सेवा क्या है, करना है। यदि आपसे कोई कह दे आप अधिकारी बन जाओ, मिलने को आए तारीफ में आप कह दे आपको विभाग की जरूरत है, तो बात सही है क्या कि विभाग को आपकी जरूरत है? बताइए। अभी तो आप सोच रहे हो हमको विभाग की जरूरत है, लेकिन सरकार की दृष्टि में किसकी जरूरत है? आपको विभाग की जरूरत नहीं, सरकार को ऐसे योग्य व्यक्ति की जरूरत है जो विभाग में आए, सरकार का क्या करे, काम करे, कार्य करे। तो मैं पूछ रहा हूँ तो दोनों का उद्देश्य क्या है? सेवा करना है, वो भी जनता की सेवा करना है। सेवा में केवल यही नहीं होता है अब ग्लास में पानी दो जनता को जाके, ये थोड़ी सेवा का, सेवा में बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं होती हैं। जब आप इकोनॉमी पढ़ोगे तो उसमें होता है एक विजुअल होता है और एक होता है इनविजुअल। विजुअल में सेवा सेक्टर नहीं आता, उसमें केवल आता है वस्तुओं का आयात निर्यात, और जो है आपका इनविजुअल जो होता है उसमें कौन आता है? सेवाएं। सेवाएं दिखती नहीं है, कहने का मतलब क्या है, मतलब अदृश्य में आता है जो इकोनॉमी के अकॉर्डिंग। हाँ, व्यापार संतुलन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब बताइए ट्रेड बैलेंस जो होता है परिभाषा उसमें, हाँ ये बताइए, पूछ रहा हूँ यदि आपको दोनों चीजें दी जाए, आपसे कहा जाए इंटरव्यू के अकॉर्डिंग कि आप जो है अधिकारी बनकर ही सेवा करना चाहते हैं या सेवा करने के लिए आपको अन्य विकल्प दिया जाए। मान लीजिए मैंने आपको विकल्प दिया राजनीति का, तो आप क्या राजनीति में जाना पसंद करेंगे सेवा के लिए? यदि हाँ या ना। अब मान लीजिए आपके अंदर एक थीम बनी है निगेटिव वाली कि राजनीति का मतलब एक फॉर्च्यूनर पीछे 4 और फॉर्च्यूनर है, हम उतर रहे हैं, माल्यार्पण चल रहा है, रिबन काट रहे हैं, वो जनता की सेवा नहीं है। लेकिन दूसरा भी समझिए, वो फॉर्च्यूनर से जा रहा है लेकिन जब अंदर पहुंचा विधानसभा में, और विधानसभा में क्या पास होना था? कानून। और उसी की आपकी नहीं वहां कोई वैल्यू है, फिर उसी ने थपथपा दिया उस पर, क्या बन गया? कानून। और वही कानून को आप क्या कर रहे हो यहाँ पे बन के अधिकारी के रूप में लागू करवाते घूम रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर से मेंटेन कर रहे हो, तो रियल में वो भी तो सेवा हो गई। यदि आप लोग उससे कटोगे तो कानून बनाने वाले फिर कौन है? फिर मतलब ऐसा होगा कि आप कार्य किसी और उल्टा पुल्टा करते रहोगे क्या? तो जरूरत क्या है? दोनों में ही अच्छे सेक्टर की, मतलब दोनों में तो आप बता सकते हो जो अंदर से स्वच्छ हो तो बताओगे, जो कानूनी टाइप के हो अंदर से, मतलब अंदर चाहते यही हो कि मंत्री बन जाए हम, ठीक है, कि हमको ही ऐसे ऐसे केवल करेगा काम हम ना करना पड़े, ठीक है, और आप बताना भी नहीं चले, तो आप सच्चाई में जाइए तो आपका केवल वही एंगल नहीं है। रियल में देश में सबसे ऊपर क्या है? संसद है। जब कानून बनाने का बात आता है वह सबसे ऊपर संविधान है, संविधान से ही संसद निकली है, फिर संसद आपकी हो गई, तो संसद ही कानून बनाएगी, जिसको ही सारे इम्प्लीमेंट जितने भी अखिल भारतीय सेवाएं सृजित हुई हैं वो भी कहाँ से हुई हैं? जिस आईएएस की आप बात कर रहे हो, अखिल भारतीय सेवा का सृजन, ऑल इंडिया जो है सर्विसेज, ये कहाँ से आई है? संसद से। इनको सेवा का सृजित करने का मेन पावर किसको दिया गया है? क्वेश्चन आता है लोकसभा की राज्यसभा, यही तो संसद से क्वेश्चन आते हैं। सोच लो संसद से बस सरल चीज पूछी जाएंगी। जो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, मान लीजिए अभी तो आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, मान लीजिए लगे कि सरकार को कि और भी एक कोई सेवा होनी चाहिए, और भी एक लेवल का अधिकारी इसमें जुड़ना चाहिए, सपोज है, तो इसमें एक और चौथा लग जाएगा, 10-20 साल बाद इसमें चौथा कोई और पढ़ रहे होंगे, और पता लगा उसकी पावर कहीं आईएएस से ऊपर बढ़ा दी गई, तो उसके लिए नशे में घूम रहे हैं कि हम ये बनना शुरू कर देंगे, सपोज है। तो ये सेवाओं का सृजन कर कौन रहा है? संसद। और संसद में किसके पास स्पेशल पावर है? अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का सबसे पहला प्रस्ताव कौन रखेगा? राज्यसभा। ये किसके पावर दी गई? याद रखिएगा, आर्टिकल बहुत पूछा था 312। सबसे पहला प्रस्ताव जो कोई भी नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का होगा, वहां पे किसको पावर दी गई? राज्यसभा। और राज्यसभा क्या करेगी? उपस्थित एवं मतदान देने वाले 2/3 मेंबर से उसको पास करेगी, तभी वो प्रस्ताव कहाँ जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा से पास हो जाएगा तो अखिल भारतीय सेवा क्या, फिर राष्ट्रपति फाइनल कर देगा, फिर अखिल भारतीय नई सेवा का सृजन हो जाएगा। तो आप तो उसमें पास कराने जा रहे होंगे। किसने पास किया आईएएस वाली जॉब? आप उसका एंगल सोचिए कि आप सांसद बन जाते हो तो आप क्या हो, वो भी तो आप सेवा कर रहे हो, कि बता सकते हो जो है हम, जो हमको भी जो है, जो हम यहाँ सेवा कर रहे हैं, यदि हमको मौका मिलता है बड़े स्तर की सेवा करने की, तो उसमें भी जा सकते हैं कि हमारे जैसे लोगों की वहां भी जरूरत हो सकती है, या हमारे जैसे नहीं तो योग्य लोगों की वहां भी जरूरत हो, जो देश के कानून बनाने में क्या निभा सके, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। लेकिन परसेप्शन दिमाग पे क्या बना होता है नेतागिरी वाला वर्ड का, कि वही जो चल रहा है दोनों दिमाग में, ठीक है, लेकिन दूसरा नजरिया। चलिए अब आइए,
आपको ये सब क्वेश्चन में आपको जो आपका ये लोकसभा है, राज्यसभा है और आपको तीसरा कौन है, राष्ट्रपति, इसमें सबसे ज्यादा टाइम आपको किस पे देना होगा, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को जो कायदे से पढ़ डाले तो 50% कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, कवर हो गया। राष्ट्रपति में ही सब आ जाता है, अभी हर जगह राष्ट्रपति लगा है, लिखा पढ़ी में हर जगह लगा है, वास्तविकता में राष्ट्रपति हर जगह नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ा पद है। जैसे कहा जाए आपको, आप बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, कहीं आप कार्यक्रम में जाए, सम्मानित बहुत है, आपसे राय लेने आएंगे, वहाँ के दूल्हा वाला पूछेंगे खाना वाला खाएगा कि नहीं कुछ खाए, बस आपसे राय ली जा रही है और आप संकोच में कुछ बता नहीं पा रहे, हाँ हो जाएगा, आप अपना कार्य देखिए जाके, ठीक है। उधर आइसक्रीम खत्म होने पर है, रसगुल्ला खत्म होने पर है, लेकिन सम्मानित आप बहुत ज्यादा उठ के लेने जा नहीं सकते हैं। आप क्या है, सम्मानित बहुत है। वही प्रधानमंत्री है, वो 4-5 लोगों के साथ आए, आपका अभिवादन किया कि आप बड़े हो ना वहां सबसे, फिर कहा अपना कूद पड़ेगा वहां पे 5-6 लोगों के साथ, जो उनकी टीम में 5-6 लोगों के साथ है ना, तो उनको रसगुल्ले की जरूरत ही नहीं, वो तुरंत 5-6 लोग एक और रसगुल्ला ला रहा है, गाजर का हलवा ला रहा है, तो वास्तविक पावर किसके पास आ गई उसके वहां पे देखा जाए। लेकिन रेस्पेक्टली जो देखा है, लिखा पढ़ी में दूल्हा पूछ, वो आपसे दूल्हा शायद आया भी ना पूछने प्रधानमंत्री वहां, लेकिन उनसे हर चीज लिखा पढ़ी पूछी जा रही है, लेकिन वास्तव में पावर, लेकिन जब कार्यक्रम का इतिहास लिखा जाएगा तो उनका नाम उसमें स्वर्णिम अक्षरों में रहेगा कि उनसे शुरुआत हुई थी, पूछा गया था सब। ठीक है, तो राष्ट्रपति का आपको मैटर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे राष्ट्रपति को कायदे से, तो राष्ट्रपति सब कुछ आता है हर जगह। जब आपातकाल को पढ़ना हो, राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति पढ़ो तो आपातकाल एक नया टॉपिक क्या हो गया आपका, फिनिश हो जाएगा। अब आपातकाल में भी उम्मीद करो किस नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएगा, सवाल पेपर अच्छा बनेगा। आपातकाल में कैसा बना सकता क्वेश्चन, ये 3 प्रकार के आपातकाल हैं, नॉर्मली बता रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। 352 में जानते होंगे सब लोग, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। दूसरा कौन है, कौन सा, राष्ट्रपति शासन या स्टेट इमरजेंसी। ठीक, तीसरा अभी आर्टिकल बात नहीं कर रहे, तीसरा कौन है, वित्तीय आपातकाल। तीनों आर्टिकल जानते हो, 352, 56 और 60। अब इसके अंदर की बात पूछता है, क्वेश्चन में देख रहा था, उसमें पूछा गया इनमें से कौन सा संबंधित जो है आपातकाल से गलत है, सेंटेंस लिखा था उसमें, अच्छे से सेंटेंस लिखे थे, वही बच्चा कर सकता है जिसने आपातकाल में थोड़ी सी जानकारी ली है, पीएचडी तो नहीं करा हो लेकिन कायदे से उसने पढ़ा हो अच्छी बुक से, या कुछ टीचर अच्छे टीचर से पढ़ा हो। उसमें लिखा पहली लाइन, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने से 1 महीने तक प्रवर्तन में रहता है, इसके उपरांत तभी प्रवर्तन में रह सकता है जब संसद के विशेष बहुमत से इसे पारित किया जाएगा। ठीक है, ठीक, पहला लिखा, यह संसद के भी में बहुमत से इसको पारित किया जाता है, ये लिखा मैंने। फिर अगले सेंटेंस में लिखा, दूसरा सेंटेंस लिखा कि राज्य आपातकाल लागू होने से 2 महीने में प्रवर्तन में रहता है, यदि इसको आगे बढ़ाना है तो संसद के विशेष बहुमत द्वारा इसे पारित करना होगा। ठीक है, फिर तीसरा सेंटेंस में लिखा, वित्तीय आपातकाल, यदि वित्तीय आपातकाल राष्ट्र द्वारा घोषित कर दिया जाता है, इसको जो 2 महीने के अंदर संसद से पास करना होता है, पास होने जाने के उपरांत या अनिश्चित काल के लिए लग सकता है। फिर चौथा जो है लिख दिया उसमें, चौथा में लिखा, उपयुक्त में से सभी बातें क्या है, सत्य है, ऐसे लिख दिया। मतलब कहने का मतलब, आप जो उम्मीद लगाए बैठे थे आर्टिकल 352 ये पूछेगा, आर्टिकल 356 ये पूछेगा, आर्टिकल ये पूछेगा, उसने कुछ पूछा ही नहीं, और उसने पूछा है वो तुमको आता नहीं, या फिर आता है तो बहुत खुशी महसूस हो रही है कि अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि कोई और नहीं कर पाएगा। 2 ही चीजें होती हैं, जब ज्यादा कठिन आता है या फिर आप गम में चले जाते हो, या फिर आप ज्यादा खुशी में चले जाते हो। खुशी में याद चलेगा कि हम ही को आता है, और यहाँ पे इस कमरे में जो हम एग्जाम में हॉल में बैठे शायद इस कमरे में नहीं आता हो। ठीक है, आइए, तो कहने का मतलब ये है कि जब आपातकाल पढ़ो तो उसमें सिस्टम से पढ़िए। जैसे आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, उद्घोषणा कौन करता है, उसके राष्ट्रपति कर देते हैं। ठीक है, उद्घोषणा कब करेंगे, 2 कंडीशन, या फिर संभावना हो युद्ध की, कोई एक्सटर्नल आक्रमण इन्वेड की, ठीक है, या देश में ही सशस्त्र क्या हो गया हो, विद्रोह हो गया हो, आर्म्ड जो है कह सकते हैं मिलियन सशस्त्र विद्रोह हो गया हो। अब 3 पे संभावना हो या फिर होने ही लगा हो, या फिर क्या सब हो ही शुरू एकदम, वो बताएगा क्या चाइना संभावना हो रही, चाइना में तुरंत मिसाइल लग गई, सेना भाग गई अरुणाचल में, तो भारत अब क्या करेगा कि ये तो अब बदल गया, तो कहा संभावना पे नियम था, इस पे तो कोई नियम ही नहीं है। तो संभावना हो या वो प्रक्रिया क्या हो गई हो, शुरू हो गई हो, तब भी यहाँ पे अब, या फिर आप कह रहे हो युद्ध होगा तभी हम आपातकाल लगाएंगे। चाइना से वो आ चुका है वहां से मैटर कि जो है कि वहाँ गुप्तचर वालों ने, इंटेलिजेंस ने पता लगाया चाइनीज जो है पूरी तरीके से अरुणाचल में अटैक करने वाले हैं। यदि मान लीजिए
तो भारत ने क्या किया, वो पहले से लगा दिया, अब वो तुरंत लागू हो गई, अब उसमें टाइम नहीं लगाना, तुरंत राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, किसके द्वारा वो लागू हुआ, कैबिनेट के लिखित हस्ताक्षर उसमें हुए। समझना, ये क्वेश्चन आता है। पहले राष्ट्रीय आपातकाल क्या लगा था, प्रधानमंत्री जी गए, ठीक है, और प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति से कान में जाके कह दिया लगा दीजिए राष्ट्रीय आपातकाल, लगा दीजिए जो है, तो राष्ट्रपति ने पूछ लिया अपनी सरकार ग्रामीण मंत्री, अरे सब पूछा है, हम प्रधानमंत्री है, हम मुखिया है ना, कैबिनेट का हेड कौन, हम, मिनिस्ट्री का हेड कौन, सभी का हम किसको ना, हमसे मतलब आप, तो कहा ठीक है, कहा जो, फिर कहा नहीं जैसे हम धस जाएंगे राष्ट्रपति, तो कहा बताइए कौन सा संविधान में उपबंध कहा गया है, अब बताओ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री कर सकता है, जब कोई नहीं कहा गया तो हम ही अब कर सकते, तुरंत क्या कर दिया था, लगा दिया गया। अब बाद में मान लीजिए इंदिरा गांधी के समय हुआ, बाद में इंदिरा गांधी ने बताया कि हमने आपातकाल, तो मंत्री वगैरह आका का ये सब हो गया, चलिए ठीक है, आप जो है आप परमात्मा, आप जो है कि जब बड़ा वाला व्यक्ति कोई करता है तो कुछ छोटे वाले कर नहीं सकते, ठीक है। अब आइए, अब बाद में जब इनकी सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई क्या बने, पीएम बने 1977 में। अब इन्होंने कहा ये सिस्टम जो है बड़ा गड़बड़ है, इसमें तो प्रधानमंत्री का पता नहीं मूड क्या हो जाए, एकदम अकेले चले जाए और जो है साइन कर दे, सारी जो है देश में चारों तरफ जो हल्ला बल्ला मच गया, कैबिनेट में जाएगा कुछ तो चर्चा वर्चा होगी कि कुछ, जब वहां चर्चा होगी तो कैबिनेट मंत्री अपने पीओ को बताएंगे आपातकाल लगने वाला है, तो वो बताएगा, न्यूज़पेपर वालों को छप जाएगा, तो थोड़ा तो क्या होगा, फैलेगा कि नहीं। अब इसमें क्या हुआ, अब इन्होंने संशोधन किया, कौन सा, सीएए, कौन हो गया संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, इसमें इन्होंने फाइनल कर दिया कि कैबिनेट के लिखित साइन से, किसके, कैबिनेट के लिखित हस्ताक्षर होने चाहिए, उसकी सलाह मानी जाएगी, उसी सलाह पे कौन करेगा, राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करेगा। तुरंत आपातकाल घोषित हो गया, 1 महीने तक तुरंत, लेकिन अब उसको अप्रूवल बढ़ाना है आगे, तो कितना, तो संसद द्वारा क्या करना पड़ेगा, उसे पास करना पड़ेगा। जैसे ही पास किया कितने महीने के लिए हो गया, 6 महीने के लिए। अब जैसे ही खत्म होने वाला था फिर पास हो जाएगा, फिर 6 महीने के लिए। ये 6 महीने का नो लिमिट है, जितनी बार कर पाओ। दूसरी बात, मान लीजिए लोकसभा का कार्यकाल है, तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये भी है निश्चित काल, बात समझ पा रहे हो लैंग्वेज का, एक बार में 1 बार बढ़ाया, 1 वर्ष बढ़ाया सकता है एक बार में, लेकिन जो 1 बार है उसका कोई जिक्र नहीं किया गया कितनी बार 1 बार हो सकता है, समझ पाए बात को। तो इस सेंटेंस में थोड़ी सी घुमावदार है कि आपका 1 महीने तक प्रवर्तन में रहेगा, तुरंत आपातकाल लागू हो गया, नेशनल इमरजेंसी जो भी प्रोविजंस है नेशनल इमरजेंसी के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। नेशनल इमरजेंसी की खास बात क्या है, राज्य की जितनी पावर्स है किसके पास आ गई, किसके पास आ गई, केंद्र के पास। तभी जो बहुत लोगों ने इसकी आलोचना भी की है, ठीक है, और कई लोगों ने तारीफ भी की है। ये भारतीय संविधान का एक विशेष लक्षण है, खासकर भीमराव अम्बेडकर ने इसके विषय में कहा था कि अमेरिका में ऐसी पावर नहीं है, उसमें एकात्मकता का झुकाव है केवल, और संघीय ढांचे का बहुत ज्यादा झुकाव है, लेकिन एकात्मकता का झुकाव होता है तो तुरंत, मतलब कहने का समझ ज्यादा कठिन में नहीं जाएंगे। अमेरिका में सिंपल क्या है, ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं है, वहां संघात्मक व्यवस्था ज्यादा हावी है। यदि है अध्यक्षात्मक तो राष्ट्रपति को ही सारी पावर मिली है। देश में कैसी व्यवस्था है, संघात्मक भी है, मतलब राज्यों को भी ऑटोनॉमी, मतलब ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में बनाया गया, स्वायत्ता दी गई कि नहीं, जब मनो भर्ती निकालो, जब मनो ना निकालो, ये सब करते राज्य भी अपने हिसाब से। लेकिन जब जरूरत पड़ती है देश को, तब क्या आ जाता है, पूरी पावर किसके पास सप्लाई हो जाती है। तो भारत में दोनों लक्षण है, किसने बताया है, ये भीमराव अम्बेडकर ने इसकी तारीफ की है कि भारत में एकात्मकता का भी लक्षण है और संघात्मकता, फेडरलिज्म का भी लक्षण है यहाँ पे, क्लियर। अब आ जाइए, जब कैबिनेट के प्रस्ताव द्वारा आ रहा मैटर, तो 1 महीने, फिर क्या है 6 महीने, फिर प्रत्येक बार में 6 महीने बढ़ा सकते हो, और फिर यदि कार्यकाल लोकसभा का बढ़ाना हो तो एक बार में 1 वर्ष। चलिए, अब क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा था तो उसमें ये लाइन उसके लिए लिखी थी, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल में एक लाइन लिखी, वित्तीय आपातकाल को 2 महीने के बाद आगे बढ़ाने के लिए संसद के कैबिनेट, या लिखा था उसमें संसद ने कैबिनेट के लिखित हस्ताक्षर से उसे पास होना आवश्यक है, वहां पे लिखा, ये वर्ड किसके साथ लगा दिया उसने, वित्तीय आपातकाल के साथ। वहां पर ये वर्ड सुटेबल नहीं, वहां पर मंत्रिपरिषद की सलाह लग जाएगी, पीएम भी वहां पे क्या हो सकते हैं, सर्वे, लेकिन ये किसके लिए स्पेशल वर्ड दिया गया है। और इसी में पूछ जाता है कि कैबिनेट का वर्ड किस आर्टिकल में यूज हुआ है, ये किसमें राष्ट्रीय आपातकाल है, वरना संविधान में कैबिनेट नहीं, मिनिस्ट्री का वर्ड दिया गया। क्या दिया गया, मिनिस्ट्री का। अब आ जाइए, थोड़ा सा और बता के फिर हम जो कुछ चीजें बस 1-2 बता के फिर स्टार्ट टॉपिक भी करें, कुछ तो स्टार्ट ही करेंगे। हाँ, फिर बताइए, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको भी। फिर आपको जब केंद्र पढ़ो तो राज्य पढ़ो। अब ऐसा नहीं राज्य को आप छोड़ के, राज्य को बहुत कायदे से पढ़िए। राज्य में भी क्या है इंपॉर्टेंट, जैसे आप तो एक राज्य सरकार अलग पढ़ोगे, लेकिन राज्य में आप विधानसभा, विधान परिषद जरूर पढ़ोगे, और हर राज्य की विधानसभा सीटें पता होनी चाहिए। कोई ये नहीं दिमाग लगाओ कि ये इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट,
ये दिमाग इंपॉर्टेंट वाला तो आजकल हटा ही दो डिक्शनरी से अपने, क्योंकि ये चीज जब ज्यादा छाटने को लगोगे तो तुमको ऐसा उसमें राज्य पूछ लेगा जिसकी तुम विधानसभा सीटें, वो ऐसी विधानसभा सीटें देगा जो तुमने कभी पढ़ी नहीं होगी, वो दे देगा विधानसभा सीटें। यूपी की तुमको पता है, एमपी की दे दिया, गुजरात की दे दिया, पश्चिम बंगाल की दे दिया, तमिलनाडु की दे दिया। तो आपको विधानसभा सीटें पढ़नी होगी और प्लस विधानसभा के जो भी प्रावधान है, जैसे विधानसभा जानते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा क्या कहते हैं, कहते हैं कि नहीं? तो ये क्वेश्चन आया था पीसीएस में, पिछले वाले देखोगे ये कितने इसमें अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, कितने मिनिमम हो सकते हैं, कहां कहां विधानसभा सीटें क्या है अपवाद स्वरूप है, इसमें मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं 500। कितने हो सकते हैं? यूपी में कितने हैं 403 है। मिनिमम कितने हो सकते हैं 60। कितने हो सकते हैं? लेकिन बहुत सारे स्टेट क्या है अपवाद है, क्या है एक्सेप्शन है। जैसे कौन है एक्सेप्शन वाले पूछ लेता है, कौन है जैसे बताइए? गोवा। गोवा में कितने हैं? सिक्किम कितने हैं? 32 है सिक्किम। कितने हैं? और बताइए अपवाद में कौन आता है? मिजोरम। अभी में कहना मिजोरम में कितने हैं? 40। फिर बताइए अपवाद स्वरूप पुडुचेरी, याद रखिएगा पुडुचेरी और दिल्ली में भी तो विधानसभा है, 2 यूटीज है जिसमें विधानसभा है। पुडुचेरी में भी कितनी है 30। कितने 30। सबसे कम विधानसभा में कौन है आगे? पुडुचेरी। तो आपको सारे सीट भी पता होना चाहिए, विधानसभा ये सब। फिर आपका ये राज्य सब खत्म हो जाए। अच्छा विधान परिषद बताइए मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं विधान परिषद में? देखिए 2 हाउस होते हैं, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। तो भारत में अभी तक कितने में विधान परिषद है या लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हो एलसी। एलसी कितने 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 राज्यों में है? 6 में। कितने में? वो भी पता होना चाहिए कौन 6 राज्य है खासकर। यूपी है, बिहार है, ठीक है। साउथ में चले जाओ, आंध्र प्रदेश है तो क्या रहेगा? तेलंगाना रहेगा ही रहेगा, तेलंगाना, ठीक है तेलंगाना। और जब तेलंगाना है तो आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से लगा हुआ क्या है? जब आप इसे याद करो तो नक्शे से याद करो, मन में सोचा करो नक्शा। जैसे वाले ऊपर वाले याद करो तो बिहार और उत्तर प्रदेश है, पास पास है। नीचे है तो नक्शे में आंध्र प्रदेश है, उससे किससे बनाया? आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना। और महाराष्ट्र के नक्शे में उधरी साइड में नीचे कौन लग जाएगा? कर्नाटक। तो 6 स्टेट है। तो मतलब विधान परिषद का मैं पूछ रहा हूँ अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, न्यूनतम कितनी होती है? बच्चे देखिए एलसी की निर्धारित संख्या मैक्सिमम कोई निश्चित ही नहीं है, वो किस पे डिपेंड करता है? लोकसभा में। किस पे डिपेंड? विधानसभा पे। किस पे डिपेंड करता है? विधानसभा। विधानसभा कितनी होनी चाहिए? विधानसभा की 1/3 अधिकतम कितनी संख्या होनी चाहिए? विधानसभा के 1/3 से अधिक सदस्यों की संख्या किसमें नहीं हो सकती है? विधान परिषद में नहीं हो सकती। समझ पाए कि नहीं? तो इन चीजों को दिमाग रखिए। अब मैं पूछ रहा हूँ इससे उत्तर प्रदेश की 403 है, अब इसका 1/3 निकाला जाए, 3 एकम 3, फिर कितना गया आपका 1 3 3 9 और फिर कितना हुआ 1 3 चक्कू 12, 134। मतलब मैक्सिमम इतनी हो सकती है 134 से ऊपर एक भी सीट। अगर मिनिमम तो हो सकती है ना, मिनिमम अपने वहां कितनी है 100 है, मतलब इससे ऊपर कितनी हम लोग पढ़ा सकते हैं लगभग सीटें, ठीक है। तो ये सब बातें आपको विधानसभा में भी विधान को कायदे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे क्वेश्चन बनाएगा, जब बनाएगा तो अच्छे क्वेश्चन। और मिनिमम कितनी हो सकती है 40, मिनिमम कितनी रखी गई 40। अब आ जाइए, हाँ अब आपको दूसरा एक सेगमेंट पढ़ना है न्यायपालिका, ये न्यायपालिका पढ़ना है। तीसरा सेगमेंट पढ़ना है आपको है संवैधानिक आयोग, बांट के पढ़िए इसी तरीके से पार्टी बनाएंगे। संवैधानिक आयोग और कौन है वैधानिक आयोग, अभी इंग्लिश बोल रहे हैं। और कौन है तीसरा कार्यकारी आयोग, कार्यकारी आयोग। और तीसरा यहाँ पर आप तीसरे स्तर की सरकार कौन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत व नगर निकाय या स्थानीय सरकार के नगर निकाय, इसको लोकल गवर्नमेंट कहते हो। क्या कहते हो? लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट इतना आपको क्लियर करना है, ठीक है। यदि आप इस तरीके से पूरा कवर करो तो पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा। इसमें से जो भी सेगमेंट छोड़ दिए वहां से क्वेश्चन धड़ा बहुत सारे मिल सकते हैं। जैसे एक था आपका सबसे पहले 51 आर्टिकल तक कुछ सोचना ही नहीं, रटना फटना समझना सब कुछ करना पड़ेगा, याद भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि समझ 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 है, वहां 43 का ए और बी ही नहीं जान पा रहे तो वैसा समझ क्या कर पाए जो लास्ट में नहीं समझ पाए, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए। तो आपको एक कौन सा आपका टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है न्यायपालिका, इसको भी कैसे क्या करना पड़ेगा कवर। न्यायपालिका में भी कौन है
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपके जो है नीचे पे कौन है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। अब आइए उधर साइड में चलोगे, स्थानीय सरकार में मैंने समितियां सारी लिखाई और सारी समितियों के बारे में मैंने क्या किया था, सब बताया था। इस पे क्वेश्चन अच्छा बनाते हैं, ऐसा नहीं बनाएंगे। जो अभी तक ट्राई टेंडर जैसे समितियां हैं, समितियों से क्वेश्चन आता है। आपकी पहली वाली समिति कौन रही है, बलवंत राय मेहता समिति रही। दूसरी समिति कौन रही है, अशोक मेहता। तीसरी कौन रही है, जी वी के राव समिति रही है, जी वी के राव समिति रही है। फिर कौन समिति रही है, सिंघवी समिति रही है, सिंघवी समिति। फिर कौन रही है, थुंगल समिति रही है, थुंगल। और फिर कौन रही है, गाडगिल। कौन रही है, गाडगिल। तो गाडगिल समिति। तो अब थोड़ा सा सन बताइएगा, बलवंत राय मेहता समिति कब है, 57। अशोक और ये जीवी के राव समिति 85, सिंघवी 1986, थुंगल 88 और गाडगिल 88। देखो क्वेश्चन आया था पीसीएस में जो 2022 में, देखो आके 22-21 में, तो इस पे सीक्वेंस पूछ लिया, सारी समितियां देखिए क्या कह दिया, क्रम सीक्वेंस से सेट करो। लेकिन जो 2023 में क्वेश्चन जब आया तो इस पे ही आया, लेकिन उसने ये नहीं पूछा। उसमें क्या पूछा, उसने पिछले वाले में उसने अशोक मेहता समिति के अंदर की बातें पूछ ली। तो आप जब समितियां पढ़ो तो समितियों के अंदर की बातें भी क्या पढ़ो, कि समितियों की मेन थीम क्या थी। जैसे बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे पहले क्या कहा, मैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, वो जबरदस्त वाला क्वेश्चन सीरीज में लिखा, देख आई इसका था क्वेश्चन, बढ़िया लिखा था। हम उसको समिति को हम पहले पढ़ा चुके थे, और जहां से वो लाइनें ली हैं वो लाइनें भी पता थी कहां से उन्होंने उठाई है, ठीक है। वो लाइनें यहाँ पे जस्ट लिखवाए थे, उसमें लाइनें उन्होंने बनाई कि उल्टा लिखा, सेंटेंस था लिखा, अशोक मेहता से जो है बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार पंचायत जो है ग्राम स्तर का गठन प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होता है, तथा पंचायत स्तर का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। ये सेंटेंस को उल्टा उन्होंने लिखा था, मतलब लिखा था पंचायत स्तर पर जो पंचायत स्तर का जो गठन होता है वो उन्होंने लिखा अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है, और जो है पंचायत स्तर पर, पंचायत स्तर का मतलब पंचायत समिति स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। मतलब ये क्वेश्चन का उन्होंने क्या दिया, एक उल्टा। देखिए बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था, विकेंद्रीकरण का सिद्धांत दिया, मतलब विकास जो होना चाहिए ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की होना चाहिए। पावर एक ही जगह नहीं सेंट्रलाइज होनी चाहिए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसी का तो फायदा उठाते हैं गांव में जो प्रतिनिधि वगैरह बन जाते हैं। अभी ये हुआ था बात कि जनता को वहां पर विकास के लिए सुविधाएं मिल पाए, ज्यादा कंट्रोल केंद्र के रहेगा तो दिक्कत होगी, वहां की समस्या वहां का प्रतिनिधि और वहां के सचिव साहब जाने, उसके लिए विकास करें, तो इसलिए खाता में क्या भेजा जाता है, अच्छा पैसा भेजा जाता है वहां का विकास होने के लिए। तो लेकिन इसको पावर दी गई थी इस कार्य के लिए, लेकिन पावर का इस्तेमाल क्या हो जाता है, कभी कभी गलत तरीके से भी हो जाता है। पावर में दो फायदे होते हैं, एक सही है तो बहुत बढ़िया लाभकारी है, गलत है तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। अब देखिए बलवंत राय मेहता समिति क्या बता रहे हैं, पहली बात उन्होंने कहा त्रिस्तरीय की बात होनी चाहिए। फिर उन्होंने बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए। फिर बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि 3 जो स्तर होंगे वो कौन होंगे, पंचायत, ग्राम स्तर पर पंचायत हो, फिर क्षेत्र स्तर पर पंचायत हो जिसे पंचायत समिति भी कह दिया जाता है, या खंड स्तर भी कह देता है। फिर उन्होंने कहा जिला स्तर पर क्या होगा, जिला पंचायत। फिर ये कह रहे हैं कि जो सबसे नीचे वाला स्तर है उसका जो गठन हो चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा हो, और जो सेकंड ईयर से शुरू होता है पंचायत समिति, इसका गठन किससे होना चाहिए, अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा। ये लाइन किसकी है, बलवंत राय मेहता की। ये बात बलवंत राय मेहता, इनकी समिति सिफारिश तो बहुत सारी सिफारिशें तो पूरा डॉक्यूमेंट होता है, अगर 100 सिफारिशें होंगी उसमें 100 थोड़ी याद कर पाओगे, तो मेन जो है सिफारिश ये है। अब वही अशोक मेहता समिति आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये 2 स्तर की, 3 स्तर की जगह 2 स्तर होंगे, एक होगा जिला, एक होगा कौन मैंने बताया था, मंडल स्तर, मंडल पंचायत। एक उन्होंने कही जिला पंचायत, और कौन होनी चाहिए, मंडल पंचायत। मंडल पंचायत में उन्होंने कहा कि 10 से 20,000 मतलब 20,000 आबादी वाले गांव का क्या होगा, समूह होगा। मतलब 20,000 आबादी वाले गांव का क्या होगा, समूह। मतलब सबसे पहले उन्होंने जिला माना, मतलब जिला है उसके नीचे क्या होगा, मंडल। अब पीसीएस 23 में यही क्वेश्चन आया था, अशोक मेहता ने समझाया था अशोक मेहता समिति का कि उनकी थीम जो है, उनकी सिफारिश तो यही आया था। अशोक मेहता समिति के अनुसार जो है 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था थी, जिसमें जिला पंचायत और मंडल पंचायत थी। फिर दूसरा पॉइंट रखा था इन्होंने, विकास का प्रथम बिंदु जो है जिले को रखा,
तो विकास का प्रथम बिंदु क्या रखा, जिले को। जब आप पढ़ोगे ये विकास का प्रथम बिंदु कौन रख रहे हैं, ग्राम स्तर को, लेकिन अशोक मेहता किसको रख रहे थे, जिला स्तर को। तो दोनों बातें क्या थी, सही थी, और नंबर आपको फुकट का या जो मेहनत का है वो मिल जाता है। फुकट का मतलब यदि अंधी बंदी मानो सही होता है, यदि आपको पढ़ा था कायदे से वो पीछे से अंधी बंदी लगता है, लेकिन बंदी लगाओगे एक आधे लगेगा, तो सही वाले क्यों वो भी ना पढ़ लोगे, ठीक है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब कोई भी विषय इसमें छोटा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पंचायती व्यवस्था पढ़ रहे हो तो पंचायती व्यवस्था क्या करना चाहिए आपको, कंप्लीट पढ़ो, वरना कोई मतलब नहीं। 1-2 मिनट और बात बता रहा हूँ, समझिएगा। अब आइए कौन सा, ये मैंने लिखा था आयोग पे, बस छोड़ रहा हूँ। संवैधानिक आयोग, वैधानिक आयोग और कौन सा है, कार्यकारी। आप इस सेगमेंट को भी भूल के नहीं जा सकते। पिछली बार 2-3 क्वेश्चन यहाँ से दिखे थे क्या, जैसे पहली बार संवैधानिक आयोग, संविधान में कुछ चीजें पहले से वर्णित है, उनमें वो यदि आयोग बना हुआ वो कैसा आयोग हो गया, संवैधानिक। जैसे निर्वाचन आयोग है, आर्टिकल किसमें है, 324, जो किसमें है, 323 में है, किसमें 324 में है, 324 में 323 में आपका यूपीएससी है। अब ये 324 में है और कहां तक उसकी शक्तियां बताई गई, 329 तक। ये कैसे है, सब संवैधानिक। 280 में वित्त आयोग दिया, ये कैसा आयोग है, संवैधानिक है, क्लियर। अब ये संवैधानिक आयोग का सीधा मतलब या फिर संविधान में पहले से वर्णित हो या फिर संशोधन करके, इसे एससी कमीशन है 338 बन गया, और जो आपका ओबीसी कमीशन संविधान में क्या कर दिया, संशोधन करके 338 क्या बना दिया, बी बना दिया, क्लियर। फिर दूसरा आयोग आता है, जितने भी संवैधानिक आयोग खासकर वित्त आयोग आपको पढ़ना पड़ेगा, निर्वाचन आयोग पढ़ना पड़ेगा, आपका जो है ये जो है वित्त आयोग के साथ साथ जो राज्य में का वित्त आयोग है वो भी, केंद्र का भी जो आपका वो कौन सा आता है, निर्वाचन आयोग पढ़ रहे हो केंद्र का, राज्य का भी निर्वाचन आयोग, ये सब कैसी संस्था है, संवैधानिक। बस एक बार और वैधानिक का समझिए मतलब क्या है, जैसे आपका एनआईए बना है, एनआईए सुना है ना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। सीवीसी बना है, सुना होगा, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सुना होगा आपने। जो आपका ईडी है, ईडी सुना है, ठीक है। सीबीआई तो हटा दीजिए, कार्यकारी में आ जाता है। जिसमें कोई भी जो अधिनियम द्वारा बनते हैं वो कैसे होते हैं, वैधानिक, क्लियर। तो वो सारे वैधानिक हो गए। कार्यकारी क्या है, जैसे नीति आयोग है, बहुत क्वेश्चन आता है, नीति आयोग क्या है, कार्यकारी। कार्यकारी का मतलब कैबिनेट की बैठक हुई, अप्रूवल कर दिया गया, कोई न संसद से पास होना है न संविधान में संशोधन करना है, क्या बन गया, आयोग बन गया। जैसे नीति आयोग है, योजना आयोग की जगह क्या आया, नीति आयोग। बताइए योजना आयोग कब आया था, जल्दी से बताइए, फैक्ट कीजिए। योजना आयोग पूछ रहा हूं, कौन तारीख थी, 15 मार्च 1950, और उसी जगह पे कौन आ गया, नीति आयोग 1 जनवरी 2015। तो ये सब चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, तैयार करनी पड़ेंगी। कहने का मतलब ये है कि आयोग, अब ऐसे एक आयोग नहीं है कार्यकारी में, और ये आपका सीबीआई है, कार्यकारी आयोग, वैधानिक है, आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। सूचना आयोग अलग है, सीवीसी वाला अलग है, आपके बहुत सारे, एनएचआरसी अलग है, वुमेन कमीशन अलग है, ये सभी आयोग से प्रश्न आते हैं। तो आपका सेगमेंट अब आपको समझ में आएगा, पॉलिटिक्स किस तरीके से हम लोग क्या किया जाए, हम पढ़ाएं या आप पढ़ो, कुछ भी तरीके से पढ़ो, लेकिन कैसे भी इस तरीके से पढ़ोगे तब फंसेगा। और यदि वाकई में पॉलिटी आपने कायदे से एक बार पढ़ ली तो ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि आपको पॉलिटी कभी धोखा नहीं देगी, कोई सब्जेक्ट जो है कभी धोखा, क्योंकि उसमें पता नहीं हिस्ट्री में कौन सी किताब की कौन लाइन पूछ रही, लेकिन इसमें उतना ही तो है, बस करंट में जो संशोधन हो गया पढ़ लीजिए, वो बदलता नहीं है। अब मान लीजिए राष्ट्रपति का क्या पूछ लेगा, राष्ट्रपति वही सब बातें बार बार घूम फिर के आती है, कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है, इसमें ज्यादा क्या पूछ लेगा, समितियों के अंदर की सिफारिश पूछ लेगा, वो भी क्या की हो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आपको समझ में आया, थीम को समझ में आई पॉलिटिक्स। चलिए आज के लिए चलते हैं, फोटो तो नहीं खींचनी है भैया, जो है इधर आइए, थोड़ा टाइट नहीं जाइए, एक मिनट आइए, फोटो